जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम सुजीत है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 7th चैप्टर ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी एंड दैट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर में एक बात खास यह है कि नीट के सिलेबस में कुछ कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जो न्यू एनसीईआरटी है, उसमें वो नहीं है, पर नीट में वो आएगा। जैसे कि आपको टिश्यू पढ़ना है, टिश्यू के बारे में पढ़ना है, टिश्यू के बारे में, और आपको फ्रॉग तो दिया हुआ है, फ्रॉग पढ़ना भी है, लेकिन कॉकरोच से भी क्वेश्चन आता है तो आपको कॉकरोच के बारे में भी यहाँ पढ़ना होगा। इसलिए यह जो चैप्टर है मैं ओल्ड एनसीईआरटी से ले रहा हूँ, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में तीनों टॉपिक जो दिया हुआ है। अर्थवर्म अब नहीं पूछता है, इसलिए अर्थवर्म इसमें दिया हुआ है, लेकिन अब उसे हम अभी नहीं करेंगे। अर्थवर्म जो है उसे हम नहीं करेंगे। जो जो नीट का सिलेबस है, आपका नीट के सिलेबस को इंक्लूड करते हुए आपको ये चैप्टर में बताने जा रहा हूँ। और ओल्ड एनसीईआरटी में तीनों टॉपिक दिए हुआ है, इसलिए मैंने ये जो चैप्टर है ये ओल्ड एनसीईआरटी से लिया। सो न्यू एनसीईआरटी खोल के जब आप अभी बैठोगे तो आपको जो है इसमें वो चीज नहीं दिखेगा, क्योंकि कुछ टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है न्यू एनसीईआरटी से। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ये जो न्यू एनसीईआरटी का, सॉरी ओल्ड एनसीईआरटी का पीडीएफ है एनसीईआरटी का, मैं आपको भेज दूंगा। चलिए, तो लाइन बाय लाइन सीरीज देख रहे थे। अगेन इस चैप्टर में भी हम एनसीईआरटी के हर एक लाइन को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो शुरू करते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, कैसे उसका टिश्यू अरेंज है, कैसे उसका ऑर्गन अरेंज है, कैसे सेल सेल मिलकर टिश्यू बनाया, कैसे टिश्यू टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना लिया, और कैसे ऑर्गन ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लिया। मीन्स सिर्फ और सिर्फ एनिमल के लिए देखेंगे। और इसमें दो स्पेसिफिक एनिमल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। वन इज द कॉकरोच एंड अदर इज द फ्रॉग। स्पेसिफिक एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू देखेंगे, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम देखेंगे, अर्थवर्म के बारे में नहीं देखेंगे, अर्थवर्म नहीं पढ़ना है हमें। कॉकरोच को देखेंगे और फ्रॉग को देखेंगे, क्योंकि नीट के सिलेबस में दोनों है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम और एनिमल टिश्यू। ये अर्थवर्म के बारे में नहीं देखेंगे। In the preceding chapters, you came across a large variety of organisms, both unicellular and multicellular, of animal kingdom. इससे पहले जितने सारे चैप्टर्स थे, आपको उसमें लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में देखने को मिला। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर कौन से किंगडम में? एनिमल किंगडम में। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स all functions like digestion, respiration and reproduction are performed by a single cell. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी फिजियोलॉजिकल मीन्स होंगे, जैसे डाइजेशन करना, रेस्पिरेशन करना, एक्सक्रीशन करना, हर एक चीज बस उस एक सेल से ही परफॉर्म होगा। जो सेल एक ही सेल होगा उसी से परफॉर्म होगा। इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स दैट सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरीड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। यूनिसेलुलर में एक सेल से ही सारा फंक्शन परफॉर्म होगा, पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर एक जो सेल है वह हर एक टिश्यू बना लेगा, सेल सेल मिलकर टिश्यू बना लेगा, और अलग अलग जो टिश्यू है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। The body of a simple organism like Hydra is made of different types of cells and the number of cells in each type can be in thousands. जो हाइड्रा है, याद है हाइड्रा, आपको निडेरिया का एग्जांपल बताया था। तो निडेरिया हाइड्रा जो है उसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स के सेल्स को क्या बना लेगा? टिश्यू बना लेगा। एंड नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन द थाउजेंड्स। एक जो टिश्यू है उसमें थाउजेंड्स ऑफ क्या हो सकते हैं? उसके सेल्स हो सकते हैं। The human body is composed of billions of cells to perform various functions. और हमारा जो शरीर है ये बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है, और अलग अलग सेल अलग अलग टिश्यू बनाता है, और अलग अलग टिश्यू अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर? कह रहा है कि ये सारे के सेल आपस में काम कैसे करते हैं, एक साथ कैसे काम करते हैं। इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स a group of similar cells along with intercellular substances perform a specific function. Such an organization is called tissue. Multicellular animals में multicellular animals में जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, लेकिन सिमिलर सेल्स होना चाहिए, अलग अलग जगह से सेल लेकर नहीं आना है, सिमिलर सेल्स होना चाहिए, कॉमन ओरिजिन भी होना चाहिए, और अगर वो सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा, स्पेसिफिक फंक्शन, तो उसे हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। मींस टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है, कॉमन ओरिजिन होना चाहिए,
और सेम फंक्शन अगर परफॉर्म करेगा तब जाके उसे हम बोलेंगे कि यह टिश्यू है। सेम फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए, सेम फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए, तब जाके उसे हम कहेंगे कि ये टिश्यू है। You may be surprised to know that all complex animals consists of only 4 basic types of tissue. आपको सरप्राइज होगा कहना है कि जानकर कि जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं सब में ओनली 4 टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, जो अभी डिस्कस करेगा। बेसिक 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। These tissues are organized in a specific proportion and pattern to form an organ like a stomach, lung, heart and kidney. अब यह सारे टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाएगा? ऑर्गन बना लेगा, जैसे कि लंग बना लेगा, स्टमक बना लेगा, हार्ट बना लेगा, किडनी बना लेगा। When 2 or more organs perform a common function by their physical and chemical interaction, they together form organ system. और अगर 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करके काम करे, तो वह क्या बना लेगा? ऑर्गन सिस्टम बना लेगा। एग्जाम्पल है डाइजेस्टिव सिस्टम, respiratory system, and cells, tissue and organ system split up the work in a way that exhibit division of labor and contribute to the survival of the body as a whole. अब इसमें क्या होगा? सेल सेल मिलके टिश्यू, टिश्यू टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना लेगा, और हर एक बॉडी पार्ट अपना अलग अलग काम करेगा, और अलग अलग काम करके उस इंडिविजुअल को लॉन्ग टर्म तक वो क्या करेगा? उसके लिविंग स्टेटस को मेंटेन करके रखेगा, लिविंग स्टेटस को मेंटेन करके रखेगा। नेक्स्ट है एनिमल टिश्यू। ठीक, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जैसे जैसे उसका फंक्शन बदलेगा, जैसे जैसे उसके सेल का स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। मीन्स आपको एनिमल सेल में जो लंग का जो टिश्यू है वह अलग नजर आएगा, हार्ट का टिश्यू जो है वह अलग नजर आएगा। Therefore, the tissues are different and are broadly classified into 4 types. इसलिए टोटल जो टाइप्स ऑफ टिश्यू है वो 4 हैं। पहला एपिथेलियम है, एपिथेलियल है, एक कनेक्टिव है, मस्कुलर है एंड न्यूरल है। एक एक करके डिस्कस करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है बॉडी के अपर पार्ट्स में होता है। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट करता है। मस्कुलर जो मसल्स होता है जिसके थ्रू हम मूवमेंट करते हैं, और न्यूरल्स जो टिश्यू होता है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ब्रेन का पार्ट होता है। नेक्स्ट है एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू। इपी मीन्स होता है अपॉन, इपी मीन्स अपॉन, ऊपर वाले सरफेस को, ऊपर वाले लेयर को बोलेंगे एपी। और थेलियल टिश्यू मीन्स ऐसा टिश्यू जो बॉडी के अपर पोर्शन पे हो, अपर पार्ट पे हो, उसे बोलेंगे एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, अपर कहने का मतलब ये नहीं कि जैसे सपोज कर लो ऐसा, अगर कोई बॉडी ऐसा, कोई स्ट्रक्चर ऐसा है, हॉलो ऑर्गन ऐसा है, हॉलो ऑर्गन, तो इसके जो अपर पार्ट्स पे जो टिश्यूज होगा ना उसे एपिथेलियल कहेंगे। यह भी अपर पार्ट पे जो टिश्यू होगा उसे एपिथेलियम कहेंगे। लेकिन अपर पार्ट का मतलब यह है कि जो लेयर है सेल्स का ना, ऑर्गन का, उसके अपर में, तो अपर यह भी है, उसके अंदर पार्ट अंदर है तो उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन ये सबसे ऊपर वाला लेयर है अंदर से ही, तो वो भी एपिथेलियल ही होगा। सबसे ऊपर वाला लेयर है अंदर से, तो वह भी क्या होगा? एपिथेलियल ही होगा। मीन्स एपी मीन्स होता है अपॉन, और थेलियल मीन्स उसका जो टिश्यू का लेयर है, तो एपिथेलियल टिश्यू। दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस which faces either a body fluid or outside environment and thus provides a covering or lining of the some part of the body. अभी बताया ना, अंदर में होगा तो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा क्योंकि अंदर में बॉडी फ्लूइड होता है, और अगर आउटसाइड होगा तो वो एनवायरनमेंट को फेस करेगा, एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। The cells are compactly packed with little intercellular matrix. Means cells कैसे होंगे? Compactly packed होंगे, और इंटरसेलुलर स्पेस मिनिमम होगा, शायद न के बराबर होगा। ठीक है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मींस थोड़ा बहुत होगा, अगर होगा भी तो, और सेल्स जो है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड है, सारे के सारे सेल्स जो है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। द फर्स्ट वन इज सिंपल एपिथेलियम एंड द कंपाउंड एपिथेलियम। अगर एक लेयर का होगा तो उसे सिंपल एपिथेलियम बोलेंगे, और एक से ज्यादा लेयर का अगर टिश्यू अगर होगा, ये होगा, तो उसे हम कंपाउंड एपिथेलियम बोलेंगे। कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर। सिर्फ एक लेयर का होगा तो उसे सिंपल एपिथेलियम बोलेंगे, और अगर मोर देन 1 लेयर होगा तो उसे हम कंपाउंड एपिथेलियम बोलेंगे। एंड सेल्स एंड फंक्शंस एज द लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी। सिंपल एपिथेलियम क्या है? सिंगल लेयर का होगा,
और बॉडी के कैविटी को या बॉडी के ऊपर वाले सरफेस को क्या करेगा, लाइन करेगा। अभी आपको ये वाला जो डायग्राम बताया ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो बॉडी के अंदर के लाइनिंग को कैविटी को लाइनिंग करेगा, और क्या करेगा, ऊपर वाला जो सरफेस है उसको भी कवरिंग कर सकता है। कौन सा, सिंपल एपिथेलियम। डक्ट जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं उसकी बात कर रहा है, एंड ट्यूब्स जैसे कि हमारा फेलोपियन ट्यूब है, या फिर मैंने कहा जो सिंपल एपिथेलियम है वो सिंपल एपिथेलियम किसका बना हुआ है, सिंपल एपिथेलियम जो बना हुआ है सिंपल एपिथेलियम वो एक सिंगल लेयर का बना हुआ है, और जो कि बॉडी के अंदर का जो कैविटी होगा उसको भी लाइनिंग करेगा, और आउटर सरफेस जो है बॉडी का उसको भी लाइनिंग करेगा। कौन, सिंपल एपिथेलियम। The compound epithelium consists of two or more cell layers and has protective function as it does in our skin. जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसमें क्या होगा, आप कंपाउंड एपिथेलियम में देखोगे सिर्फ एक ही सेल लेयर नहीं रहेगा, एक ही सेल लेयर नहीं रहेगा, अलग अलग टाइप के अलग अलग सेल्स लेयर भी रहेगा, आपको उस पर दिखेगा अलग अलग टाइप के अलग अलग सेल्स लेयर होगा, अलग अलग। तो इसको बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियम, और यह प्रोटेक्शन का काम करता है, जैसे कि हमारे स्किन पे जो है, स्किन का जो ऊपर वाला सरफेस है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्स, सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। दीज आर स्क्यूमस, पहला वाला स्क्यूमस है, दूसरा क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार। चलो देखते हैं क्यूबॉइडल, कॉलमनार और स्क्यूमस को कैसे डिफाइन करेंगे। देखो सिंपल अगर रहे, सिर्फ एक एक लेयर रहे सेल का, ये एक एक लेयर है सेल, एक ही लेयर है पूरे सेल का, तो इसको स्क्यूमस बोलेंगे। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो ऐसा, और न्यूक्लियस सेंटर में हो ये सेल का, तो उस एपिथेलियम को क्यूबॉइडल कहेंगे। और एक फ्लैट ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो और न्यूक्लियस उसके बेस पे हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है, तो ऐसे एपिथेलियम को क्या बोलेंगे, कॉलमनार बोलेंगे, कॉलमनार। और अगर इसके ऊपर सिलिया वगैरह आ जाए, इसके ऊपर सिलिया आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ऐसे को बोलेंगे कॉलमनार सेल्स वेयरिंग द सिलिया, मींस सिलिएटेड कॉलमनार इसको बोलेंगे। यह उसका एग्जांपल है। ये जो स्ट्रक्चर्स है हेयर लाइक, इसे हम सिलिया कहते हैं, इसे सिलिया कहते हैं, इसको सिलिया कहते हैं। अंडरस्टूड दिस? लेट्स सी। The squamous epithelium is made of single thin layer of flattened cells with irregular boundaries. जो स्क्यूमस एपिथेलियम जो है, स्क्यूमस एपिथेलियम, इस सिर्फ इसमें एक लेयर ही रहेगा और दूसरा कोई लेयर नहीं रहेगा, और बाउंड्री जो उसका होता है इरेगुलर होता है। आप गौर से देखो यहाँ पे बाउंड्री सब दिखाया हुआ है जो कि इरेगुलर है, कोई भी फिक्स लेयर इसका नहीं है। They are found in the walls of blood vessels and air sacs of lungs and are involved in functions like performing diffusion boundary. ये कहाँ पे आपको मिलेगा, ये आपके ब्लड वेसल्स में, आर्टरी वेन्स की बात कर रहा है, एयर सैक्स मींस एल्विलाई की बात कर रहा है, और क्या क्या करता है, डिफ्यूजन। क्योंकि सिंगल लेयर है ना, सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर है, तो क्या करेगा, सिंगल लेयर से आसानी से गैस वगैरह जो है, आसानी से गैस वगैरह आसानी से आर पार हो सकता है, डिफ्यूज कर सकता है। तो जो स्क्यूमस एपिथेलियम है वह मेनली किस में काम आता है, डिफ्यूजन में, और डिफ्यूजन में किस में, कि गैस वगैरह को एक्सचेंज कर सकता है, गैस वगैरह को। The cuboidal epithelium is composed of a single layer of cube-like cells, cube ऐसा, cube-like cells, cube-like cells, और इसका जो मेन काम होता है सिक्रीशन वगैरह होता है, cube-like cell होगा ये वाला। और this is commonly found in ducts of glands and tubular parts of nephrons in kidney, and its main functions are secretory and absorption. कहाँ पे पाया जाएगा आपको, यह आपको ग्लैंड जो जैसे कि ग्लैंड्स होते हैं ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह, उसका जो हार्मोन्स वगैरह रिलीज होता है उस ग्लैंड में मिलेगा। ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन जैसे कि डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहां पे मिलेगा। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो सिक्रीट करने का, मींस ऐसा क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और ये कुछ कुछ सिक्रीट करेगा, कुछ सिक्रीट करेगा, क्योंकि क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये क्या कर सकता है, मटेरियल को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर सकता है, मटेरियल को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर सकता है। द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई। ठीक है, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ना, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, उसके ऊपर माइक्रोविलाई है, मींस यह क्या करेगा, माइक्रोविलाई टर्म जहां पे भी आ जाए तो समझ लो क्यों क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्प्शन कर रहा होगा। माइक्रोविलाई टर्म कहीं पे भी आ जाए तो समझ लो वो एब्जॉर्प्शन कर रहा होगा। और जो नेफ्रॉन हम पढ़ेंगे ना, नेफ्रॉन ऐसा करके, ठीक, ऐसा करके, ठीक,
ऐसा। तो ये इस पार्ट को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इस पार्ट को हम बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस पार्ट को हम बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। Now, the columnar epithelium is composed of single layer of tall and cylinder cells. इसकी बात कर रहा है, ये टॉल है ऐसा और सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, और न्यूक्लियस जो इसका जनरली बेस पे पाया जाएगा, मीन्स जहां पे एक कॉलमनार होगा ना ऐसा, उसके बेस पे न्यूक्लियस इसका पाया जाएगा, इसके सेल का। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। कहां पे मिलेगा? बेस। जैसे इसका इस सेल का देखो यहाँ पे बेस है, इस सेल का ऊपर है, तो वो भी उसके लिए बेस ही होगा। फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई। अगर फ्री सरफेस माइक्रोविलाई आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा? वह एब्जॉर्ब करने वाला काम करेगा। अगर माइक्रो, दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। मींस जो कॉलमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम इसकी बात कर रहा है, वो कहां पे आपको मिलेगा? वो आपके स्टमक में मिलेगा, इंटेस्टाइन में मिलेगा, और वो आपको किस में मदद करेगा? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। इफ द columnar or cuboidal cells bear cilia on their free surface, they are called ciliated epithelium. अगर किसी एपिथेलियम पे, किसी स्क्वेमस एपिथेलियम चाहे जो भी हो, उसके ऊपर अगर सिलिया आ जाएगा तो उससे हम बोलेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। और सिलिएटेड एपिथेलियम जनरली जो फंक्शन परफॉर्म करता है, वह फंक्शन परफॉर्म करता है एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि छोटे छोटे ब्रिस्टल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाता है उसका। Their function is to move particles or mucus in a specific direction over the epithelium. और यह जो सिलिया है सिर्फ एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, ये मूवमेंट का भी काम करवाएगा। जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में जो गैमेट का मूवमेंट होता है, इसी सिलिया की वजह से होता है। हमारे म्यूकस में जो हम डस्ट पार्टिकल वगैरह इनहेल कर लेते हैं, उसको भी बाहर निकालने का काम जो होता है, इसी सिलिया के थ्रू होता है। They are mainly present in the inner surface of hollow organs like bronchioles, जो हमारा जो सांस का नली है, एंड फैलोपियन ट्यूब्स। अभी मैंने बताया कि जो गैमेट का ट्रांसफर होगा वो किसके थ्रू होगा? फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होगा। और कौन करेगा? सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम मदद करेगा उसमें। कह रहा है some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium. उसमें से कुछ जो कॉलमनार है और क्यूबॉइडल है, वह स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और वह सिक्रीशन करेगा। जैसे कि हमारा स्वेट ग्लैंड्स वगैरह होता है, सिक्रीट करेगा, और ऐसे एपिथेलियम को बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स। एग्जांपल गॉबलेट सेल्स जो होता है एलिमेंट्री कैनाल में, ये गॉबलेट सेल क्या करता है? ये म्यूकस रिलीज करता है, ताकि जो हमारा इंटेस्टाइन है, जो स्टमक है, एक्चुअली उस स्टमक में जो लो एसिडिक मीडियम होता है, लो एसिडिक मीडियम, उससे हम लोग को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? गॉबलेट सेल का सिक्रेशन, जो कि म्यूकस होता है। एंड मल्टीसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सेल। एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड, जो हमारे माउथ में होता है, सलाइवरी ग्लैंड, जो पानी निकलता है ना माउथ से, वाटरिंग जो होता है, उसको सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। On the basis of mode of powering of their secretion, glands are divided into two categories, namely exocrine and endocrine glands. देखो अब कैसे कोई सेल रिलीज करेगा अपने प्रोडक्ट को, अगर पाइप के थ्रू उसका अपना पाइप होगा। जैसे कि कोई सेल अगर मान लो कि कोई चीज रिलीज कर रहा है और उसका अपना पाइप हो, तो वह ऐसे ग्लैंड को बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन कोई सेल है और उसका अपना पाइप नहीं है, क्या करेगा? ब्लड वेसल्स जो जा रहा होगा, उस ब्लड वेसल्स में ब्लड में अपना जो सिक्रीशन है डाल देगा। ऐसे ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। इसके पास अपना डक्ट, अपना पाइप नहीं होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट म्यूकस, ठीक है, सलाइवा, ईयरवैक्स और ऑयल मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल्स प्रोडक्ट्स। दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड थ्रू डक्ट और ट्यूब्स। क्योंकि ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट है ट्यूब के थ्रू रिलीज हो रहा है, इसीलिए इसको एक्सोक्राइन कहते हैं। पर एंडोक्राइन ग्लैंड के पास अपना कोई ट्यूब वगैरह नहीं होगा। इन कंट्रास्ट, endocrine glands do not have ducts. Their products called hormones are secreted directly into the fluid bathing the gland. Endocrine glands के पास अपना कोई डक्ट नहीं होता है, यह डायरेक्ट क्या करता है? अपना प्रोडक्ट ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देता है, ब्लड में पावर कर देता है, छोड़ देता है। नेक्स्ट, now is the compound epithelium. Compound epithelium is made of more than one layer, multi-layered of cells, and thus has a limited role in secretion and absorption. ठीक है,
कंपाउंड एपिथेलियम जो है मोर देन वन लेयर का होगा डेफिनेटली, जैसे एक लेयर या है, दूसरा लेयर या है, थर्ड लेयर या है, फोर्थ लेयर या है, बहुत सारे लेयर का होगा कंपाउंड एपिथेलियम। और ये सिक्रीशन वगैरह कम करेगा, एब्जॉर्प्शन कम करेगा। मेन फंक्शन जो इसका होगा प्रोटेक्शन का होगा। Their main function is to provide protection against chemical and mechanical stress। जो फिजिकल स्ट्रेस है या डैमेज वगैरह है, उस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए कंपाउंड एपिथेलियम काम करेगा। They cover the dry surface of skin and moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of ducts of salivary gland and of pancreatic duct। मीन्स इसका जो ये क्या क्या कवर करेगा, जो हमारा स्किन सरफेस है वो मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी उसको करेगा, फेरिंग्स को करेगा, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड को करेगा, एंड पैनक्रियाटिक डक्ट को जो कवर करेगा कौन, कंपाउंड एपिथेलियम। कह रहा है ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। बहुत सारे सेल्स जो होंगे एक दूसरे से चिपके रहेंगे और बहुत कम होगा कि उन दो वो सेल सब के बीच में कोई और सब्सटेंस है, जैसे ये इसकी बात कर रहा है, ये वाला जो पोर्शन है लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। In nearly all animal tissues, specialized junctions provide both structural and functional links between its individual cells। कह रहा है सारे के सारे एनिमल टिश्यू में स्पेशलाइज्ड जंक्शन होता है दो सेल के बीच में, जो कि क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे एक एडहेरिंग जंक्शन है, एक गैप जंक्शन होता है, एक सेल से दूसरे सेल में आसानी से कुछ भी आ जा सकता है। मीन्स सारे टिश्यू क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, सारे टिश्यू के सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन द एपिथेलियम एंड अदर टिश्यू। दीज आर कॉल्ड एज टाइट एडहेरिंग गैप जंक्शन। ठीक है, टाइट क्या करता है, टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। टाइट जंक्शन क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस को एक सेल से दूसरे सेल में लीक होने से मदद करता है। यहाँ पे टाइट जंक्शन बन जाएगा। अब ये ना तो इसका मटेरियल इधर आ सकता और ना इसका मटेरियल इधर जा सकता, इसको बोलते हैं टाइट जंक्शन। दूसरा है अडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। अडहेरिंग जंक्शन, टाइट जंक्शन तो लीकेज के लिए है, लेकिन अडहेरिंग जंक्शन जो है एक दूसरे को आपस में चिपका कर रखने में मदद करता है कौन, अडहेरिंग जंक्शन। एंड गैप जंक्शंस फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म और एडजॉइनिंग सेल्स। और गैप जंक्शन क्या करेगा, गैप जंक्शन एक सेल से दूसरे सेल को कम्युनिकेट करने में मदद करेगा कौन, गैप जंक्शन। ऐसा एक सेल ये है, ये दूसरा सेल ये है, और ये गैप जंक्शन अपने इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस भी क्या कर सकता है, वो एक्सचेंज करते रहेगा फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स द बिग मॉलिक्यूल्स आल्सो। गैप जंक्शन समझ गए, एक ऐसा, एक मिनट, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, एक से लिया है दूसरा से लिया है, और दूसरे दोनों का क्या होगा, एक कनेक्शन रहेगा जिसके थ्रू अपने मटेरियल को क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, अपने मटेरियल को ये एक्सचेंज कर सकता है। नाउ लेट्स सी द कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू हो गया अपना। द अनदर कैटेगरी इज द कनेक्टिव टिश्यू। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए आप कमेंट में लिख दो, मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा। कनेक्टिव टिश्यू, connective tissues are most abundant and widely distributed in the body of complex animals। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला टिश्यू है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एक मिनट, अब हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कहता है, कनेक्टिव टिश्यूज आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू अगर कहीं पे है, कहीं कोई है हमारे बॉडी में, तो वो है कनेक्टिव टिश्यू। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। उसका नाम हमने कनेक्टिव टिश्यू इसलिए रखा है क्योंकि वो क्या कर रहा है, हमारी बॉडी को लिंक कर रहा है और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है हमारे टिश्यू को और ऑर्गन्स को पूरे, इसलिए कनेक्ट करके रखे हुआ है, सपोर्ट दे रहा है और लिंक करने का काम कर रहा है, इसलिए इस टिश्यू का नाम हमने कनेक्टिव टिश्यू दिया। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप व्हिच, ठीक, रेंज फ्रॉम सॉफ्ट टू स्पेशलाइज्ड टाइप व्हिच इंक्लूड कार्टिलेज, एक कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज है, बोन दूसरा यह है,
एडिपोज एंड ब्लड, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। मीन्स टोटल 4 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। In all connective tissue except blood, cells secrete fibers of structural proteins called collagen। क्या है, कौन सा? कोलाजन। एक मिनट जाओ, इसको कर रहा है। In all connective tissues except blood, the cells secrete fibers of structural proteins called collagen। क्या करता है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू का सेल है ना, तो उसमें एक फाइबर लाइक ऐसा स्ट्रक्चर सिक्रीट करता है ऐसा, और जिसकी वजह से इसको क्या मिल जाता है, रिजिडिटी मिलता है, टफ स्ट्रक्चर मिलता है इस कोलाजन होने की वजह से। द फाइबर्स, कोलाजन और इलास्टिन दोनों फाइबर्स होते हैं, एक कोलाजन और एक इलास्टिन। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, इलास्टिसिटी मींस आप उसको क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत स्ट्रेच भी कर सकते हो, एंड फ्लेक्सिबिलिटी, वही बात है, टू दी टिश्यूज। These cells also secrete modified polysaccharides। ये क्या करते हैं, modified polysaccharides, polysaccharides जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसको चेंज करके वो सिक्रीट करते हैं, उसी को पॉलीसेक्राइड कहते हैं। Which accumulates between cells and fibers and act as matrix, that is called the ground substance। अब जैसे ये पूरा सेल है, यह पूरा सेल है, कंप्लीट सेल है, इसमें फाइबर रिलीज हो गया, कोलाजन, यह उसका न्यूक्लियस है, इसमें जो मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड है, यह मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड है, और ये सब मिला के मैट्रिक्स बनाएगा। इन सब मिला के क्या बोलेंगे, सेल का मैट्रिक्स है, या इसी को हम बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस, इसी को बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस, इसी को कहते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड द थर्ड वन इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड 3 कैटेगरी में हमने फर्दर कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और जो एक और है उसे हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। चलो देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है। लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। लूजली होगा, ठीक है, लूजली होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एडियोलर टिश्यू, एडियोलर टिश्यू होता कहां पे है, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। जैसे हमारा बॉडी का ये स्किन है ना, ठीक है, ऐसा हाथ होगा, ठीक है, और ये हाथ जो स्किन है ना, इसके नीचे जो टिश्यू होगा उसे हम बोलते हैं एडियोलर टिश्यू, उसके नीचे टिश्यू को क्या बोलते हैं, एडियोलर। ओके, ऑफन इट सर्व्स एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, यह सपोर्ट और सपोर्ट प्रोवाइड कराने में काम करता है। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट वह सेल है जो कि क्या करेगा, फाइबर्स को प्रोड्यूस करेगा, वो जिसको जो क्या करेगा, फाइबर्स को दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर्स, वह फाइबर को प्रोड्यूस करेगा। मैक्रोफेजेज एंड मास्ट सेल, मैक्रोफेज जो होता है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने में, और मास्ट सेल भी जो होता है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, वो हमें क्या कराता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, जरा देखो। एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, यह एडियोलर का एग्जांपल है। इसमें क्या क्या आपको नजर आ रहा है, ये कोलाजन फाइबर्स है, ये वाला कोलाजन फाइबर्स है। यह आपको मैक्रोफेज सेल्स है जो कि बैक्टीरिया वगैरह को किल करने का काम करेगा। यह वो है फाइब्रोब्लास्ट जो कि फाइबर रिलीज करेगा, जो कि फाइबर रिलीज करेगा। और यह मास्ट सेल है जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने में मदद करता है। और ये कौन सा है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। और लूज कनेक्टिव टिश्यू में यह एडियोलर है और यह जो है एडिपोज है। एडिपोज में क्या होता है, फैट स्टोर वगैरह हो जाता है, न्यूक्लियस उसका और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फैट स्टोर हो जाता है किसमें, एडिपोज में। हमारे स्किन के जो बीनीथ फैट जो स्टोर होता है वो एडिपोज टिश्यू से होता है। अभी देख लेंगे एडिपोज टिश्यू को फिर से। एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। यह हमारे स्किन के नीचे होता है, एडियोलर कनेक्शन करने का, सपोर्ट का काम करता है। पर एडिपोज जो है वह हमारे स्किन के अंदर फैट को स्टोर करने का काम करता है, फैट को। The cells of this tissue are specialized to store fats। यह क्या करता है एडिपोज टिश्यू, यह फैट को स्टोर करता है। The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats and are stored in this tissue। जो हम खाना खाते हैं और जो हम उसका यूटिलाइज इमीडिएटली नहीं करते हैं, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स फैट्स में कन्वर्ट होकर जाके हमारे बॉडी के नीचे डिपॉजिट हो जाता है। और कौन से फॉर्म में, एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में। Fibers and fibroblasts are compactly packed in the dense connective tissue। ठीक है, जो फाइबर्स है कौन रिलीज किया, फाइब्रोब्लास्ट ने, वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा किसमें, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। आपने लूज कनेक्टिव में देखा कि नॉर्मल पैक्ड है, कोई ज्यादा ही नहीं,
बट डेंस कनेक्टिव टिश्यू में एक कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शो अ रेगुलर और इररेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर टिश्यू। अब यह जो फाइबर होगा, गौर से देखो, ये एक ओरिएंटेशन में है, ऐसा ऐसा एक ही में, बट यहाँ पे देखो उल्टा है, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, कुछ भी है, तो इसे हम डेंस रेगुलर कहेंगे, और इस वाले इमेज को हम डेंस इररेगुलर कहेंगे, इस वाले को हम डेंस इररेगुलर कहेंगे, इस वाले को डेंस इररेगुलर कहेंगे। इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज द कोलाजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन rows between many parallel bundles of fibers। कोलाजन कैसे अरेंज है, ऐसा अरेंज है, ऐसे अरेंज है, ठीक है, ऐसे अरेंज है, मींस पैरेलली। बट डेंस इररेगुलर में कैसे भी अरेंज है, कुछ भी किसी भी तरीके से अरेंज है, कैसे भी अरेंज है, यह पैरेलली अरेंज है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और यह कैसे भी अरेंज है, इसलिए इसकी वजह से इसका स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा। टेंडन्स व्हिच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन, हमारे बॉडी में जो बोन्स है और जो मसल्स को अटैच करके रखता है बोन के साथ मसल को, वह क्या है, एंड लिगामेंट्स व्हिच अटैच बोन टू बोन अनदर आर एग्जांपल ऑफ दिस टिश्यू। जो डेंस रेगुलर है वो कौन सा होगा, टेंडन है, और टेंडन किसको कनेक्ट करके रखता है, टेंडन करता है बोन और मसल को, टेंडन बोन और मसल को, बोन से मसल को कनेक्ट करके रखता है, बोन से मसल को, ठीक है। और जो लिगामेंट है वो लिगामेंट किसको कनेक्ट करके रखता है, बोन टू बोन, बोन टू बोन, ठीक है, वन बोन टू अनदर लिगामेंट। Dense irregular connective tissue has fibroblast and many fibers, mostly collagen, that are oriented differently। ठीक है, इरेगुलर में कैसे भी होगा, रेगुलर में आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है, ठीक है, एक पैटर्न नजर आ रहा है, बट इरेगुलर में आपको कैसे भी नजर आएगा, ठीक। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स, ठीक है, मोस्टली कोलाजन होगा, that are oriented differently। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन, कहाँ पे होगा, स्किन में, जैसे कि कार्टिलेज वगैरह होते हैं ना, ठीक है, कार्टिलेज वगैरह जो है। डेंस इरेगुलर समझ गए, डेंस इरेगुलर समझ गए। अब है कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। वो क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, मींस स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेगा, कौन, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। कह रहा है द इंटरसेलुलर मटेरियल्स ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायबल एंड रेसिस्ट कंप्रेशन। जो इंटरसेलुलर मटेरियल है कार्टिलेज का वो सॉलिड होगा लेकिन प्लायबल है, थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो सकता है, और वो कंप्रेशन को क्या करेगा, रेसिस्ट। जैसे कि ईयर पिना का जो टिश्यू होता है वो कार्टिलेज का है, टिप ऑफ द नोज जो है वह भी कार्टिलेज का बना हुआ है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट, कार्टिलेज के सेल्स को, कार्टिलेज एक टिश्यू है तो टिश्यू का भी तो सेल होगा, तो उसे हम कॉन्ड्रोसाइट कहेंगे, आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम। ओके, इस सेल, कार्टिलेज के सेल को क्या कहेंगे, कॉन्ड्रोसाइट कहेंगे, और वह एक स्मॉल कैविटी में क्या होगा, इनक्लोज होगा, जो कि ये इसकी बात कर रहा है, ये कार्टिलेज सेल है कॉन्ड्रोसाइट, और ये सब जो क्या है, कोलाजन फाइबर्स उसको कवर करके रखा हुआ। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन अडल्ट्स। हमारी बॉडी में जब यंग होते हैं, जब बर्थ होता है बेबी का, तो उस समय बहुत सारे कार्टिलेज जो होते हैं वो बाद में कन्वर्ट होके बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, यहाँ पे आउटर ईयर जॉइंट्स, इसकी बात कर रहा है, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ पे जो हमारा वर्टिब्रा है उसको जो कनेक्ट करके रखता है कार्टिलेज ही होता है। लिम्स में होता है, हैंड्स में होता है, इन अडल्ट्स कार्टिलेज यहां मिलेगा। नेक्स्ट वन इज बोन्स हैव हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस। वहां पे प्लायबल था, मींस थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है, मींस थोड़ा बहुत आप ऐसे कर सकते हैं, बट बोन तो रेसिस्टेंट करवाता है, ठीक है, एंड रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलाजन फाइबर्स व्हिच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ। ठीक, इसमें क्या मिलेगा आपको, बोन के पास नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस होता है, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, और वहां पर आपको कैल्शियम सॉल्ट भी मिलेगा, जिसकी वजह से, कैल्शियम सॉल्ट मिलने की वजह से क्या हो जाता है, ये और हार्ड हो जाता है, एंड कोलाजन फाइबर तो होगा ही होगा। इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, और यही बोन है जो कि हमारे पूरे बॉडी को लोअर लिम्ब से लेके, फोर लिम्ब से लेके, स्कल से लेके पूरे बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है, कौन, बोन।
बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन्स। जैसे हमारा लंग है, हार्ट है, इस सब को भी प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? जो रिब केज है, रिब के बोन जो है वो करवा रहा है। द बोन सेल्स, और बोन सेल्स को क्या कहेंगे? ऑस्टियोसाइट। जैसे कि कार्टिलेज का जो सेल था उसको आपने कॉन्ड्रोसाइट कहा, बोन के सेल को क्या कहेंगे? ऑस्टियोसाइट कहेंगे। आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लैकुना। जहां पे ये होगा ना, यह बोन सेल होगा, जिसके अंदर ये प्रेजेंट होगा ना, उसे हम लैकुना कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? लैकुना कहेंगे। लैकुना। लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स सर्व वेट बियरिंग फंक्शंस। जो लिम्ब बोन है, पैर की, लेग के बोन की बात कर रहा है, वो क्या करता है? हमारे बॉडी के वेट को बियर करता है। दे ऑल्सो इंटरैक्ट विथ स्केलेटल मसल्स अटैच्ड टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। और वह जो बोन है वह स्केलेटल मसल से भी कनेक्टेड रहता है, सो दैट हम क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। The bone marrow in some bones is the site of production of blood vessels. जो बोन मैरो है कुछ कुछ बोन में, वहीं पर क्या होता है? हमारा रेड ब्लड सेल या जो हमारा ब्लड है उसका फॉर्मेशन होता है हमारे बोन मैरो के अंदर, मींस बोन का जो सेल है उसके कैविटी के अंदर। द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इज ब्लड। ब्लड कैसे? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा एंड रेड ब्लड सेल। जो लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का उसे प्लाज्मा कहते हैं। जो उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, जो ग्रेनुअल्स के फॉर्म में होगा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे रेड ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स तीनों होता है। व्हाइट ब्लड सेल भी होता है और प्लेटलेट्स तीनों होता है। इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। यही ब्लड क्या करता है? हमारी बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट ऑर्गन को कनेक्ट करके रखता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा। यही क्या करेगा? ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और भी बहुत सारा चीज जो पूरे बॉडी में सप्लाई करने का काम करता है, वह है ब्लड। नेक्स्ट वन इज दी मसल टिश्यू। कौन सा है? मसल टिश्यू। नेक्स्ट वन इज मसल टिश्यू। कह रहा है ईच मसल इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन ए पैरेलल अरेंज। ओके, मसल टिश्यू की बात कर रहा है, ऐसा लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स और पैरेलली अरेंज है। दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। मसल के यूनिट को, मसल का जो यूनिट है उसे बोलेंगे मायोफाइब्रिल। मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट मीन्स छोटा हुआ इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अगर मान लो कि कुछ आपको उठाना है, कहीं चलना है, कुछ करना है, तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवा के ही हम मूवमेंट करवाते हैं। देन रिलैक्स, लेंथन एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं? अपने मसल को मूवमेंट करवाते हैं। देयर एक्शन मूव्स द बॉडी to adjust to the change in the environment and to maintain the position of various parts of the body। और यह जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, इसी की वजह से आप अपना बॉडी पोस्चर ऐसे करते हो, बॉडी पोस्चर ऐसे करते हो, किसी भी फॉर्म में आप अपने बॉडी को मेंटेन कर सकते हो। इन जनरल मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में जितने भी मूवमेंट होते हैं सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मसल रिस्पॉन्सिबल है। मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। कितने टाइप के मसल हैं? स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। अब हम देखेंगे स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल बोन। जो हमारा बोन है ना, उसके साथ जो मसल अटैच्ड होगा उसे स्केलेटल मसल कहेंगे। इन अ टिपिकल मसल सच एज द बाइसेप्स, स्ट्रिएटेड ट्राइसेप्स एंड स्केलेटल मसल फाइबर्स are bundled together in a parallel fashion। जो बाइसेप्स होता है, ट्राइसेप्स होता है, उसमें कौन सा आपको मसल नजर आएगा? स्केलेटल मसल नजर आएगा। A sheath of tough connective tissue encloses several bundles of muscle fibers। ओके, जो शीथ है, कवरिंग की बात कर रहा है। ऐसा सपोज कर लो कि इसको कोई कवरिंग कर लिया, तो मसल फाइबर्स को क्या करेगा? कवर करके रखेगा। शीथ टर्म जब भी आ जाए
तो समझना कि ये कवरिंग काम करता है। क्या करता है? कवरिंग का काम करता है। जब भी शीथ टर्म कहीं पे भी आ जाए, मीन्स मसल फाइबर को भी कोई क्या कर रहा है? कवर करके रख रहा है। क्या कर रहा है? कवर करके रख रहा है। नेक्स्ट इज द स्मूथ मसल फाइबर्स। अभी हमने स्केलेटल मसल देखा, अब स्मूथ मसल देख रहे हैं। द स्मूथ मसल फाइबर्स टैपर एट बोथ एंड, इसकी बात कर रहा है। टैपर एट बोथ एंड मींस, टैपर एट बोथ एंड मींस एक ऊपर जो होगा, एक मिनट, ये टैपर एट बोन दोनों पे पॉइंटेड रहेगा, ऐसा ऐसा ऊपर ऊपर पॉइंटेड, और बीच में क्या होगा? थिक होगा, थिक होगा। ओके, एंड डू नॉट शो स्ट्रिएशन। स्ट्रिएशन मींस ऐसे यहाँ पे धारी 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 देख रहे हो ना, इसको स्ट्रिएशन बोलते हैं। और यहाँ पे स्मूथ मसल में कोई आपको ऐसा स्ट्रिएशन देखने को नहीं मिलेगा। सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यू शीथ। सेल जंक्शंस क्या करेगा? एक साथ जोड़ कर रखेगा किसको? स्मूथ मसल्स को, और वह क्या बनाएगा? आपस में एक बंडल जैसा बनाएगा, और फिर वो क्या करेगा? कनेक्टिव टिश्यू का काम करेगा। द वॉल ऑफ internal organs such as the blood vessels, stomach, intestine contains this type of muscles। हमारे जो इंटेस्टाइनल मसल्स वगैरह होते हैं ना, स्मूथ मसल होते हैं, और यह इनवॉलेंट्री भी नेचर होता है, इसलिए स्मूथ मसल को इनवॉलेंट्री भी कहते हैं। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री एज देयर फंक्शंस कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड, क्योंकि इसके फंक्शन को डायरेक्टली हम कंट्रोल नहीं कर सकते। We usually are not able to make it contract merely by thinking about it, and we can do with skeletal muscle। हम अपने स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जैसा कि हम अपने किसको? हम अपने स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कार्डियक मसल टिश्यू इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। अब नया जो टाइप का है टिश्यू, इसके जो मसल टिश्यू है वह कार्डियक टिश्यू है, जो कि हार्ट का होगा। किसका होगा? हार्ट का। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखो कार्डियक का है। यहाँ पे देखो ये ब्रांच है, स्ट्रिएशन है, और बीच बीच में न्यूक्लियस सभी है। ठीक है, बीच बीच में न्यूक्लियस सभी है, और कहीं कहीं पे सेल फ्यूज कर चुका है। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर, और साथ में जोड़कर रखता है। कम्युनिकेशन जंक्शंस intercalated disc at some fusion points allow the cells to contract as a unit। यह जो कम्युनिकेशन करता है, क्योंकि जंक्शन जो बना हुआ है, जिसकी वजह से सारे के सारे क्या करेंगे? एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं सारे के सारे मसल्स जो हैं इसके। When one cell receives a signal to contract, its neighboring cells are also stimulated to contract। अगर एक सेल अगर किसी ने स्टिमुलस को रिसीव कर लिया, तो बाकी सेल भी क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। और इसी तरीके से हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। द नेक्स्ट कैटेगरी इज द न्यूरल टिश्यू। कौन सा है? न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू exerts the greatest control over the body responsiveness to changing conditions। हमारा ब्रेन जो है इसी न्यूरल टिश्यू के थ्रू हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी न्यूरल टिश्यू के थ्रू। न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स। यह क्या कर सकता है? यह रिस्पॉन्सेस को कैप्च कर सकता है और एक्साइट हो सकता है। मीन्स क्या करेगा? मैसेज ट्रांसफर करेगा। बिना एक्साइटेबिलिटी के मैसेज ट्रांसफर नहीं करेगा। द न्यूरोग्लियल सेल व्हिच कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन। जो न्यूरॉन सेल होते हैं, जो कौन सा होते हैं? न्यूरॉन सेल जो होते हैं, ठीक है, जो न्यूरॉन सेल जो होते हैं, वो न्यूरॉन सेल को जो कवर करेगा, जो न्यूरॉन सेल को कवर करेगा, उसे हम बोलेंगे न्यूरल्स। क्या बोलेंगे? न्यूरल्स, न्यूरोग्लियल्स, न्यूरोग्लियल, क्या बोलेंगे? न्यूरोग्लियल्स। ये न्यूरॉन सेल्स होते हैं ऐसे। न्यूरोग्लियल मेक अप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। सही है। When a neuron is suitably stimulated, an electrical disturbance is generated which swiftly travels along its plasma membrane। हम आगे देखेंगे नर्वस सिस्टम में कि कैसे न्यूरॉन को हम एक्साइट करवाते हैं और कैसे वो मैसेज ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरे जगह, जब उसको हम क्या देते हैं? स्टिमुलस देते हैं। क्या देते हैं? स्टिमुलस देते हैं। अराइवल ऑफ डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग और आउटपुट जोन triggers event that may cause stimulation or inhibition of adjacent neurons and other cells। जब वहां पे मैसेज चला जाएगा, एक न्यूरॉन जब खत्म होगा तो वो मैसेज दूसरे न्यूरॉन को दे देगा, वो थर्ड को, और इस तरीके से मैसेज हो जाता है
वो स्विफ्टली पास कर जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह में स्विफ्टली पास कर जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह में स्विफ्टली पास कर जाएगा। अंडरस्टूड दिस? एक मिनट। अब हम देखेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। कह रहा है द बेसिक टिश्यू, द basic tissues mentioned above organized to form organs which in turn associate to form organ system in the multicellular organism। जो टिश्यू मिलके क्या बनाया, ऑर्गन बनाया, और ऑर्गन ऑर्गन मिलके क्या बना लिया, ऑर्गन सिस्टम बना लिया। किसमें? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। Such an organization is essential for more efficient and better coordinated activities of millions of cells constituting an organism। और यह जो ऑर्गेनाइजेशन है यह जरूरी है क्योंकि जो मिलियंस ऑफ सेल्स है बॉडी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के, वह आपस में कोऑर्डिनेट करेगा, तभी बेहतर ढंग से वो परफॉर्म या फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। Each organ in our body is made of one or more types of tissue। हमारे बॉडी में अलग अलग जो ऑर्गन है वह अलग अलग तरीके के टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आवर हार्ट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। मीन्स हमारे हार्ट में एपिथेलियल भी होता है, कनेक्टिव भी होता है, मस्कुलर भी होता है एंड न्यूरल भी होता है। मीन्स हमारे हार्ट में सारे सेल्स हैं और अलग अलग टिश्यू में कुछ हो भी सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता है। We also notice after some careful study that complexity in organ and organ system displays this certain discernible trend। मीन्स यह जो कॉम्प्लेक्सिटी है यह क्या होगा, बदलता रहेगा। किसी में कुछ अलग तरीके का फंक्शन परफॉर्म करेगा, किसी और में कुछ अलग तरीके से। दिस discernible trend is called evolutionary trend। You will study in the class 12, देखेंगे उसको। You are being introduced to morphology एंड एनाटॉमी ऑफ 3 ऑर्गेनिज्म। 3 नहीं, हम 2 का ही पढ़ेंगे, हम अर्थवर्म नहीं देखेंगे क्योंकि नीट के सिलेबस में नहीं। डिफरेंट इवोल्यूशनरी लेवल्स टू शो देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग। मॉर्फोलॉजी रेफर्स टू स्टडी ऑफ फॉर्म और एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स इन द केस ऑफ प्लांट्स और माइक्रोब्स। मॉर्फोलॉजी मींस जो एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल जो फीचर्स है उसको स्टडी करेंगे तो उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रिसाइजली मींस only this in case of animals this refers to external appearance of the organs। external appearance of the organs होगा उसे morphology कहेंगे और parts of the body। the word anatomy conventionally is used for the study of morphology of internal organ in the animals। you will learn the morphology and anatomy of earthworm। no, earthworm नहीं देखेंगे, cockroach देखेंगे and frog देखेंगे क्योंकि फ्रॉग तो इसी एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी, सॉरी न्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कॉकरोच नहीं दिया था। इसलिए मैंने यह जो पीडीएफ लेकर आया यह आपको ओल्ड एनसीईआरटी से अभी पढ़ा रहा हूं क्योंकि कॉकरोच उसमें नहीं दिया हुआ है और नीट में पूछता है क्वेश्चन। तो अर्थवर्म तो नहीं देखेंगे, अर्थवर्म को हम स्किप करेंगे क्योंकि नीट में भी नहीं है और न्यू एनसीईआरटी में भी नहीं है। हम कॉकरोच से देखना शुरू करेंगे। कॉकरोच से, कॉकरोच कॉकरोच क्या है, उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखेंगे, फिर एनाटॉमी देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। Cockroaches are brown or black-bodied animals that are included in the class Insecta phylum Arthropoda। यह जो कॉकरोच है यह फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है और आर्थ्रोपोडा में भी जो क्लास है इंसेक्टा उसका मेंबर है। Bright yellow, red and green colored cockroaches have also been reported in tropical regions। ब्राउन कलर को तो आपको बता रहा है और ब्लैक बॉडीड बता रहा है, पर अलग अलग कलर के भी कॉकरोचेज को रिपोर्ट किया गया। देयर साइज रेंजेस फ्रॉम इंचेस टू 3 इंचेस। 1 इंच से लेके लगभग कितना हो सकता है, 3 इंच तक हो सकता है। एंड हैव लॉन्ग एंटीना, आगे देखेंगे एंटीना जो उसके सेंस ऑर्गन का काम करता है। लेग्स होता ही है एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी वॉल दैट कंसील्स हेड। जो कंसिल्स मतलब कि उसके पास में रहता है, उसका हेड रहेगा जो अपर बॉडी वाल है उसके पास। दे आर नॉक्टर्नल एंड ओमनिवोर्स। नॉक्टर्नल मींस ज्यादा एक्टिव नाइट को रहते हैं और यह ओमनिवोर्स मींस प्लांट बेस्ड फूड भी ले सकता है, एनिमल बेस्ड फूड को भी ले सकता है। दैट लिव इन डैम्प प्लेसेस थ्रू आउट देयर वर्ल्ड। ओके, जो डैम्प प्लेसेस में, जो ह्यूमिड प्लेसेस होगा यहां पे रहेगा। दे हैव बिकम
residents of human homes and thus are serious pests and vectors of several diseases. यह क्या है, ह्यूमन होम के जो किचन वगैरह होता है वहां पे मिलेगा और इसकी वजह से एक सीरियस पेस्ट बन गया हुआ, मीन्स क्या करेगा, वेक्टर के जैसा काम करता है, डिजीज ट्रांसफर वगैरह करता है एक जगह से दूसरी जगह, एंड वेक्टर्स ऑफ द सेवरल डिजीज मीन्स एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, डिजीज ट्रांसफर करने में ये करता है। नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉकरोच देखते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉकरोच, द अडल्ट्स ऑफ कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच दैट इज द पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, इसका बायोलॉजिकल नेम है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, are about 34 to 53 millimeter long with wings that extend beyond the tip of the abdomen in males. जो एब्डोमेन है ना उससे बाहर भी रहेगा, किसमें, मेल में रहेगा। 34 to 53 मिलीमीटर लॉन्ग इसका विंग होगा। बायोलॉजिकल नेम होगा पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन। यह जो बॉडी है ये 3 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज हेड, देन थोरैक्स एंड द लास्ट वन इज द एब्डोमेन। हेड पोर्शन, उसका थोरैक्स पोर्शन और लास्ट वाला जो पोर्शन होगा उसका एब्डोमेन होगा। द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन ब्राउन इन कलर। जो आपको पता है जो काइटिन का सेल वॉल होता है और जो ऑर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन होता है वह काइटिन का बना होता है, काइटिन का। और काइटिन कैसा होता है, एक होमोपॉलीमर कॉम्प्लेक्स होमोपॉलीमर पॉलीसेकेराइड है। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन्ड प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइड। हर एक सेगमेंट में जो एक्सोस्केलेटन होगा वो टफ एक प्लेट बनाएगा जिसे स्क्लेराइड कहेंगे। अगर वह डोर्सली होगा तो उसे टर्जाइड कहेंगे और अगर वह वेंट्रली होगा तो उसे हम स्टर्नाइड कहेंगे। डोर्सल कहने का मतलब समझो, यह जो ऊपर वाला एरिया है, ऊपर वाले एरिया को डोर्सल बोलेंगे और इस कॉकरोच के नीचे वाला जो एरिया होगा, जो जहां से उसका लेग होगा, उस एरिया को वेंट्रल बोलेंगे। सो इसका जो एक्सोस्केलेटन जिसको हम स्क्लेराइड कह रहे हैं वो भी फर्दर 2 पार्ट्स में है। डोर्सली होगा टर्जाइड और वेंट्रली कैसा होगा, स्टर्नाइड। that are joined to each other by a thin and flexible articular membrane and that is called the arthroidal membrane। वह आपस में ज्वाइंटेड रहते हैं किसके थ्रू, एक मेम्ब्रेन का नाम है जिसे कहते हैं आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन, आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। इसको देख लो, कॉकरोच के 3 पार्ट्स हमने देखे, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड पे आपको एंटीना दिखेगा, कंपाउंड आई दिखेगा, अभी सब एक एक करके देखेंगे। अब पहले देख ही लेते हैं फिर आएंगे यहाँ पे इसके डायग्राम। कह रहा है हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल्स टू द लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस। हेड ट्रायंगुलर इन शेप है। अभी आपने देखा ऊपर में जो हेड है उसका हेड ये ट्रायंगुलर इन शेप है, ऐसा, ये ट्रायंगुलर इन शेप है, गौर से देखो ऐसा, ये ट्रायंगुलर इन शेप है और एंटीरियरली है, मींस बॉडी के आगे की तरफ है इसका पार्ट। हेड कहां पे है, इसके बॉडी के आगे की तरफ इसका पार्ट है, इसके बॉडी के आगे की तरफ इसका पार्ट है। इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स एंड शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। इसका जो हेड है वो 6 सेगमेंट से मिलकर बना रहेगा और इसकी वजह से मोबिलिटी भी शो कर सकता है। इसका जो नेक होगा वो फ्लेक्सिबल होगा, अलग अलग डायरेक्शन में भी देख सकता है। द हेड कैप्सूल बियर्स ए पेयर ऑफ कंपाउंड आई। हम लोग का आई जो होता है वो नॉर्मल आई है जो कि एक सिंगल यूनिट का बना है, बट इसका जो आई है वो छोटे छोटे आई से मिलके बना होता है, छोटे छोटे आई से मिलके बना होता है और इसे हम कंपाउंड आई कहते हैं। मीन्स बहुत सारा छोटे छोटे आई होता है और हर एक आई से एक एक इमेज बनाता है, इसलिए इसको मोजेइक विजन भी बोलते हैं, मोजेइक विजन भी बोलते हैं, इसको मोजेइक विजन भी बोलते हैं। A pair of thread like antenna arise from membranous socket lying in front of eye। यह जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होगा आई के जस्ट ऊपर से निकलेगा जिसे एंटीना कहेंगे और वह सेंसरी ऑर्गन का काम करेगा। एंटीने हैव सेंसरी रिसेप्टर्स दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। यह चेक कर सकता है कि यहाँ कितना टेम्परेचर है, इसका फूड कौन सा है, इसका प्रे कौन सा है, इसका प्रेडेटर कौन सा है, हर एक चीज चेक करने का काम यह एंटीना के थ्रू करेगा।
Anterior end of the head bears appendages forming biting and chewing type of mouth parts. जो एंटीरियर है, जो हेड का जो आगे वाला पोर्शन है, उसके पास क्या क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा जो कि बाइटिंग के लिए मदद करेगा और चूइंग के लिए, चबाने के लिए मदद करेगा माउथ पार्ट में. द माउथ पार्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ ए लैब्रम, अपर वाला जो पोर्शन होगा उसे लैब्रम कहेंगे. अभी इसे इमेज से देख. द माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ लैब्रम अपर लिप, इसकी बात कर रहा है. यहाँ पे होगा ना, तो ऊपर में लैब्रम होगा, लैब्रम होगा. अ पेयर ऑफ मैंडिबल, मैंडिबल जिससे क्रश करने का, काटने का काम करेगा, उसको मैंडिबल कहेंगे. पेयर ऑफ मैक्सिला, जिससे किसी चीज को पकड़ने का काम करेगा, यह मैक्सिला हो जाएगा, पेयर ऑफ मैक्सिला. एंड लेबियम, जो कि लोअर लिप का काम करेगा, लोअर लिप का काम करेगा. अ मीडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज टंग, दैट इज नोन एज द हाइपोफैरिंक्स. यह जो स्ट्रक्चर है जो कि लेबियम के बीच में बाद होगा, इसे हम हाइपोफैरिंक्स कहते हैं, और यह टंग के जैसे काम करता है. lies within the cavity enclosed by the mouth parts. Okay, mouth parts से enclosed. Thorax consists of three parts: prothorax, mesothorax and metathorax. जो thoracic थ्री पार्ट्स में था, हेड, thorax और abdomen. thorax में भी थ्री पार्ट होगा. पहले वाला जो हेड के जस्ट पास में होगा उसे प्रोथोरैक्स कहेंगे. हेड के बीच के प्रोथोरैक्स के बाद वाला जो होगा उसे मेसोथोरैक्स कहेंगे, और मेसोथोरैक्स के बाद जो होगा उसे हम मेटाथोरैक्स कहेंगे. The head is connected with thorax by a short extension of prothorax known as neck. जो हेड है connected with the thorax by a short extension, prothorax known as the neck. जो हेड है, ओके, वो प्रोथोरैक्स से ही जस्ट उसके साथ कनेक्टेड होगा, उसी के पोर्शन को यहाँ पे हम क्या कहेंगे, नेक कहेंगे. हेड इज कनेक्टेड विथ thorax, thorax से कनेक्टेड है बाय शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स. ठीक है, जो प्रोथोरैक्स है उसी के एक्सटेंशन से हेड कनेक्टेड है, और उसी जो शॉर्ट एक्सटेंशन है उसी को हम नेक कहेंगे. ईच thoracic segment bears pair of walking leg. हर एक thoracic segment जो है एक एक वॉक, 3 pairs of leg होता है इसके पास. और जो प्रोथोरैक्स, मेगाथोरैक्स, प्रोथोरैक्स, thorax एंड सॉरी प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स है ना, तो हर एक पेयर से, हर एक थोरेसिक पार्ट से क्या निकलेगा, एक पेयर ऑफ वॉकिंग लेग निकलेगा. द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम मेसोथोरैक्स, सबसे पहले मेसोथोरैक्स से निकलता है. सेकेंड पेयर फ्रॉम मेटाथोरैक्स, ओके, सेकेंड पेयर ऑफ जो लिम्स निकलता है मेटाथोरैक्स से. 4 विंग्स मेसोथोरैसिक कॉल्ड टेगमिना आर ओपेक, डार्क एंड लेदरी एंड कवर द हाइंड विंग व्हेन एट रेस्ट. इसके जो विंग होते हैं दो टाइप का होगा. एक 4 विंग होगा जो कि मेजाथोरैक्स से निकलेगा, और वह ओपेक होगा, डार्क होगा, लेदरी होगा. और जो हाइंड विंग होगा उसको कवर करके रखेगा जब वह रेस्ट कंडीशन में रहेगा, और उसको क्या कहते हैं, 4 विंग्स को टेगमिना कहते हैं. 4 विंग्स को टेगमिना कहते हैं. द हाइंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट. जब उसको फ्लाई करना होगा तो हाइंड विंग को भी निकालेगा. पहले वो हाइंड विंग को कवर किया रहता है 4 विंग से, और जब उसको ओढ़ना रहेगा तो हैंड विंग को भी निकालेगा. The abdomen in both males and females consist of 10 segments. जो उसका बॉडी है पूरा, वह जो है 10 सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहेगा, कंप्लीटली 10 सेगमेंट्स में. In females, the 7th sternum is board shaped and together with 8th and 9th sternum forms a brood or genital pouch whose anterior part contains female gonophore or spermatophore and collateral glands. इसको समझो ये क्या कर रहा है कि जो मेल और फीमेल दोनों में जो उसका जो एब्डोमेन होगा वो टोटल 10 सेगमेंट में होगा, और फीमेल में जो 7th होगा वो स्टर्नम, जो एक सेगमेंट को स्टर्नम करे, एक सेगमेंट को, तो 7th जो होगा उसका सेगमेंट ना, वो बोर्ड शेप का होगा. बोर्ड शेप ऐसा होता है ना, बोर्ड शेप ऐसा होता है, बोर्ड शेप का होगा. और वह क्या करेगा, विथ 8th एंड 9th सेगमेंट वह एक ब्रूड और जेनाइटल पाउच बनाएगा. मीन्स वहीं से वो क्या करेगा, ब्रूड और जेनाइटल पाउच मीन्स वहीं से वह एग रिलीज करेगा. जेनाइटल पाउच जिसका इंटीरियर पार्ट क्या, उसी जेनाइटल पाउच को व्हिच इंटीरियर पार्ट कंटेन्स फीमेल गोनोफोर और स्पर्मेथिकल पोर एंड कोलेटरल ग्लैंड्स. फीमेल गोनोफोर मीन्स जहां से वो क्या करेगा, अपने एग को निकालेगा, उसी को स्पर्मेथिकल पोर भी कहते हैं. और एक ग्लैंड होगा कोलेटरल ग्लैंड, कि उसी के पास में होगा. जब वह अपने एग को रिलीज करेगा, वह क्या होगा, वो ग्लैंड उसको लुब्रिकेट कर देगा, ताकि जहां पर अपना एग को दे रहा है उसी के साथ क्या रहे, चिपका हुआ रहे. इन मेल्स
the genital pouch or chamber lies at hind end of abdomen bounded dorsally by 9th and 10th terga and ventrally by the 9th sternum. फीमेल में तो आपने देखा वहां से 7 से शुरू होता है, 8th 9th 10th मिलकर बनाता है. मेल में क्या है, इन मेल जो जेनाइटल पाउच है और चेंबर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन बाउंडेड बाय 9th एंड 10th टर्गा. उसका जो 10th पोर्शन है एब्डोमेन का, वो 10th टर्गा उसको बोल रहे हैं. ये डॉर्सली और वेंट्रली 9th स्टर्नम, ये सब मिलकर क्या बनाता है? इट कंटेन्स डॉर्सल एनस, पीछे की तरफ एनस होगा, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड गोनेपोफाइसिस, मींस वह स्ट्रक्चर जिसके थ्रू वह अपने स्पर्म को इजैकुलेट करेगा, बाहर निकालेगा. मेल्स बियर ए पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स व्हिच आर एब्सेंट इन फीमेल्स. अभी आपको आगे इमेज है एक, उसमें दिखाऊंगा कि मेल के पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है ऐसा लास्ट में, जिसे एनल स्टाइल बोलते हैं, और जो कि फीमेल में यह एब्सेंट होता है. इन बोथ सेक्सेस द 10th segment bears a pair of jointed filamentous structure called anal cerci. Anal cerci दोनों मेल और फीमेल में 10th सेगमेंट पे आपको एक ज्वाइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर नजर आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एनल सर्साई. ये समझ गए? ये क्या है? कंपाउंड आई है, ये उसका एंटीना है. यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम ऑसिलस है. मैंडिबल, लैबियम, मैक्सिला, ये सब बता चुका हूं. आगे देखते हैं. अब हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच. एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच आपको वो दिखा देता हूं, जो सरसाई वाला जो आपको अभी बताया, और कॉर्डल स्टाई दोनों. देखो यहाँ पे यह कॉर्डल स्टाई है, और यहाँ पे आपको एक एनल सरसाई. तो एनल सरसाई दोनों में मिलेगा, लेकिन कॉर्डल स्टाइल जो है आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा? वह आपको मेल में मिलेगा. इसकी बात कर रहा है, ये मेल में मिलेगा और एनल सरसाई दोनों में मिलेगा आपको, वो आपको दोनों में मिलेगा. नेक्स्ट, anatomy. The alimentary canal present in the body cavity is divided into 3 regions. Okay? जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये जो यहाँ माउथ से लेके एनस तक, उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे, और बेसिकली 3 रीजन्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट है फोगट, देन मिडगट एंड द हाइंडगट. फोगट मींस आगे वाला का, फिर मिडगट होगा, फिर लास्ट वाला जो उसको बोलेंगे हाइंडगट. The mouth opens into a short tubular pharynx. माउथ सबसे पहले कहां पे ओपन होगा? एक pharynx वाला स्ट्रक्चर होगा, pharynx में, leading to narrow tubular passage called esophagus. अब यह कहां से होगा? यह जो आएगा इसको esophagus बोलेंगे. जस्ट माउथ के बाद pharynx होगा, pharynx के बाद esophagus होगा. This in turn opens into a sac-like structure called crop used for storing of food. यहां पर उसके बाद क्या होगा? pharynx है, ये इसोफेगस है, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा जहां पर जो च्यूड फूड है वो स्टोर होगा, और उसे हम बोलते हैं क्रॉप. द क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस. ये जस्ट उसके बाद यह जो स्ट्रक्चर है, गिजार्ड बोलते हैं उसको, या उसे हम प्रोवेंट्रिकुलस बोलते हैं. इट हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स एंड थिक इनर क्यूलिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनियस प्लेट कॉल्ड टीथ. यहाँ पे गिजार्ड में क्या होगा? अगेन उसको क्या करेगा? वो डाइजेस्ट करेगा, चबा चबा के, उसको बोल रहा है. इट हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल एंड थिक इनर क्यूलिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनियस प्लेट कॉल्ड टीथ. गिजार्ड हेल्प्स इन ग्रिंडिंग द फूड पार्टिकल. यह क्या करेगा? फूड पार्टिकल को फर्दर ग्रिंड करेगा. द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल. यह जो एंटायर फोरगट है जो आगे का, वो किससे लाइन रहेगा? क्यूटिकल से, मीन्स एक सेल का लेयर होता है. The ring of 6 to 8 blind tubules called the hepatic or gastric ceca is present at the junction of foregut and midgut. इसकी बात कर रहा है hepatic ceca. ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी बात कर रहा है hepatic ceca. ये कहाँ पे है? फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे ये प्रेजेंट होता है. Which secrete digestive juice. यह क्या secrete करेगा? ये hepatic ceca ये digestive juice secrete करेगा. At the junction of midgut and hindgut is present another ring of 100 to 150 yellow colored thin filamentous, and that is called the Malpighian tubule. और यहाँ पे आप देखोगे मिडगट और हाइंडगट के बीच में यहाँ पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम Malpighian tubule बोलते हैं, और यह मदद करता है किसमें?
एक्सक्रीशन में, किस में मदद करता है, एक्सक्रीशन में यह मदद करेगा। दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ मीन्स उसका जो ब्लड है उसकी बात कर रहा है, हीमोलिम्फ। दी हाइंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, पहला इलियम है, इसकी बात कर रहे हैं, ब्रॉडर भी है और इलियम है। उसके बाद कॉलन है और उसके बाद यह रेक्टम है। द रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू द एनस, और यह रेक्टम अल्टीमेटली कहाँ पे ओपन होगा, एक्ट एनस में जाके यह ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, यह तो एक्सक्रीटरी सिस्टम आप समझ गए, डाइजेस्टिव सिस्टम भी समझ गए। नेक्स्ट है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन टाइप। ओपन टाइप मींस यह डायरेक्ट जो इसका ब्लड है वह उसके टिश्यू में होगा, कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर से वो फ्लो नहीं करेगा, वह डायरेक्ट उसके टिश्यू में होगा। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू स्पेस दैट इज कॉल्ड द हीमोसील। जिस कैविटी में जाके ब्लड रुक जाएगा उसको हम हीमोसील कहेंगे। विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन द हीमोसील आर bathed in blood that is called the hemolymph। जो विसरल ऑर्गन है वो कहाँ पे होगा, हीमोसील में होगा, और उसी को वो जो जिस ब्लड में वो बात करेगा, जिसमें वो डूबा रहेगा, उसे हम हीमोलिम्फ कहेंगे। क्या कहेंगे, हीमोसील जो है वो कैविटी है और हीमोलिम्फ उसका ब्लड को बोल रहे हैं, उसके ब्लड को बोल रहे हैं। The hemolymph is composed of colorless plasma and hemocytes। इसका जो हीमोलिम्फ होगा वो कलरलेस प्लाज्मा का होगा और जो इसका सेल है उसको हीमोसाइट कहेंगे। हार्ट ऑफ कॉकरोच इज कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हार्ट जो है जरा गौर से देखो, बहुत सारे हार्ट होते हैं इसको, और आपको लेटरली मिलेगा, लेफ्ट राइट, ये सब हार्ट ही है उसका, ये सब जो है ना उसका हार्ट है। क्या है, उसका हार्ट है। It is differentiated into funnel shaped chambers। इसकी बात कर रहा है, funnel shaped chambers इसकी बात कर रहा है, funnel shaped chambers with ostia on either side, ostia on the either side। और इसी के थ्रू क्या होगा, उसके हार्ट में ostia on the either side, इसी के थ्रू क्या होगा, ये जो हार्ट है ये सब हार्ट है, और इसके थ्रू ब्लड एंट्री करेगा कहां पे, उसके हार्ट में, इसके थ्रू ब्लड एंट्री करेगा और उसे ऑस्टिया बोलेंगे। ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड इज पम्प्ड एंटीरियरली टू द साइनसेस अगेन। ब्लड साइनसेस में एंटर करेगा, मींस इस कैविटी की बात कर रहा है, किसके थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू, एंड अगेन पंप कर देगा किसको, साइनसेस को, आगे की तरफ। पहले इधर से ब्लड आएगा और ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जहां भी उसको पंप करना है आगे की तरफ उसको पंप कर देगा। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्रैकी दैट ओपन थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरकल्स प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वह एक होल्स होगा और उस 10 पेयर्स ऑफ होल्स होगा और उसे हम बोलते हैं स्पाइरकल्स। क्या कहते हैं, स्पाइरकल्स कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्पाइरकल्स। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब सब डिवाइडेड इनटू द ट्रैक्यूल्स। अगेन वो जो ब्रांच, वो जो ट्यूब है, वो ट्यूब जो फर्दर डिवाइड करेगा, ओके, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल पार्ट्स। कहां पे, पूरे बॉडी पार्ट में वह क्या करेगा, एयर को वो सर्कुलेट करवाएगा। ओके, दी ओपनिंग ऑफ स्पाइरकल, जो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स मींस वह ऐसा स्ट्रक्चर जो एक साइड से ही ओपन होगा, फिर फर्दर उसको दूसरे साइड से ओपन आप नहीं कर सकते। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स ऑफ डिफ्यूजन। ओके, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, जो स्पाइरकल से जो ट्रैक्यूल्स अंत में जो होगा उसी के थ्रू क्या होगा, वो डिफ्यूजन होगा। नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय मैलपिगियन ट्यूब्यूल। अभी आपने देखा जो उसका सिस्टम था, ये मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स वाला स्ट्रक्चर सब। ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल। और हर जो ट्यूब्यूल है मैलपिगियन ट्यूब्यूल, उसका एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है और लाइंड है कैसे, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल से। दे अब्सॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को अब्सॉर्ब करेगा और कन्वर्ट कर देगा यूरिक एसिड में, which excreted out through the hindgut, therefore this insect is called uricoteric। क्योंकि यह यूरिक एसिड रिलीज कर रहा है इसलिए यह यूरिकोटेलिक कहलाएगा। हम लोग यूरिया रिलीज करते हैं इसलिए हम लोग को अमोनोटेलिक भी कहते हैं। इन एडिशन
the fat body nephrocytes and uricose glands also help in excretion. जो फैट बॉडी है, नेफ्रोसाइट है और यूरिकोज ग्लैंड कुछ और भी स्ट्रक्चर है, वह भी किसमें मदद करता है, एक्सक्रीशन में मदद करता है. The nervous system of cockroach consists of series of fused segmentally arranged ganglia joined by the paired longitudinal connections on the ventral side. इसका जो नर्वस सिस्टम होगा सिंपल गैंग्लिया मतलब नर्वस न्यूरॉन सेल्स होगा, गैंग्लिया होगा और जो कि लॉन्गिट्यूडिनली ज्वाइंटेड होगा ऑन द वेंट्रल साइड, मींस बॉडी के इस साइड में, ऊपर से नहीं, इस साइड में. 3 गैंग्लिया लाइन थोरैक्स में होगा एंड 6 इन द एब्डोमेन. 3 उसके थोरैसिक में होगा और 6 एब्डोमेन में होगा. द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. और इसका नर्वस सिस्टम जो होगा पूरे बॉडी में क्या होगा, स्प्रेड आउट होगा. The head holds a bit of nervous system while the rest is situated along the ventral belly side parts of the body. जो नर्वस सिस्टम होता है इसके हार्ट के पास भी होता है, सॉरी ये हेड के पास, इसका हेड जो होता है और इसका हार्ट भी एक्चुअली आप आगे देखोगे इसका हार्ट भी जो है नर्वस सिस्टम है इसको मदद करता है. सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ हेड ऑफ द कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल स्टिल अलाइव. सॉरी, जो मैंने आपको बताया नर्वस सिस्टम इसका हेड में तो होगा ही और इसके एब्डोमेन में भी इसका न्यूरॉन सेल्स होता है. मींस अगर इसका हेड काट भी दोगे तो इसका जो एब्डोमेन जो न्यूरॉन सेल्स होता है, मैंने मिस्टेकली हार्ट बोल दिया, एब्डोमेन में जो न्यूरॉन सेल्स होता है वह न्यूरॉन सेल्स इसको 1 वीक तक जिंदा रख सकता है अगर इसके हेड को काट भी दोगे तो. इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्राएसोफेजियल गैंग्लियन व्हिच सप्लाइज नर्व्स टू द एंटीना एंड कंपाउंड आई. यह जो गैंग्लियन का सेल है, जो न्यूरॉन सेल है, उसका नाम है सुप्राएसोफेजियल गैंग्लियन, जो कि कंपाउंड आई को न्यूरॉन्स प्रोवाइड करवाएगा और एंटीना को. इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन्स आर एंटीना, आई, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प एंड एनल सर्साई, जो कि दोनों में आपने देखा था, एनल सर्साई दोनों में. द कंपाउंड आईज आर सिचुएटेड एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड. डोर्सल मींस जो ऊपर वाला रीजन होता है. ईच आई कंसिस्ट्स ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेटीरिया. जो सिंगल यूनिट था ना कंपाउंड आई का, एक आई को हम बोलते हैं ओमेटीरिया. क्या कहते हैं, ओमेटीरिया, या एक को ओमेटीरियम बोलोगे. विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटीरिया अ कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज द मोजेइक विजन. कैसा दिखेगा, पैचेज में देखेगा ह्यूमन को या किसी को भी. इस पैटर्न को विजन को हम बोलते हैं मोजेइक विजन. विथ मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन. सेंसिटिविटी तो बढ़ जाएगा बट क्लैरिटी जो रहेगा उसका वो कम रहेगा. बीइंग कॉमन ड्यूरिंग द नाइट, हेंस आर कॉल्ड द नॉकटर्नल एनिमल्स. और यह नाइट में भी क्या कर सकता है, यह देख सकता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कॉकरोच को नॉकटर्नल एनिमल्स बोलते हैं. क्या कहते हैं, नॉकटर्नल एनिमल्स बोलते हैं. कॉकरोचेज आर डायोसियस, मींस मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा. And both sexes have well developed reproductive organs. Male reproductive system consists of a pair of testes lying one on each lateral side of the 4th to 6th abdominal segment. Male reproductive system में जो testis होगा वह कहाँ पे होगा, 4th to 6th abdominal segment में होगा. From each testis arises a thin vas deferens. वह जो डक्ट होगा जिसके थ्रू स्पर्म पास थ्रू करेगा उसे vas deferens कहते हैं. Which opens into the ejaculatory duct थ्रू सेमाइनल वेसाइकल. और वह फिर एजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू बाहर चला जाएगा और सेमाइनल वेसाइकल होते हुए. द एजैकुलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू मेल गोनोफोर सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस. मेल गोनोफोर वह स्ट्रक्चर है जहां से स्पर्म रिलीज होगा, वहां से रिलीज होगा. अ कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द 6th to 7th abdominal segment व्हिच फंक्शन एज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड. एक मशरूम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है 6th to 7th abdominal segment में जो कि एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के जैसे काम करता है. द एक्सटर्नल गैंग्लिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल एक्सटर्नल जेनिटल पार्डन. द एक्सटर्नल जेनिटलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय गोनापोफाइसिस और फेलोमियर और काइटिनियस सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है सराउंडेड बाय द मेल गोनापोड. यह जो गोनापोफाइसिस है फेलोमियर, इसी के थ्रू उसका क्या है, वो जेनिटल ऑर्गन के जैसे काम करता है. किसमें, कॉकरोच में. The sperms are stored in the seminal vesicle and are glued together in the form of bundles called spermatophores which are discharged during copulation. जो स्पर्म होगा सेमिनल वेसिकल में स्टोर होगा और साथ में चिपका दिया जाएगा टू फॉर्म द बंडल, और उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर्स बोलते हैं.
जो कि जब पॉपुलेशन करेगा मेल और फीमेल तब उस टाइम पे वो डिस्चार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। दी female reproductive system consists of two large ovaries lying laterally in the second and sixth abdominal segments। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके पास दो ओवरी होगा और दाएं बाएं लिटरली होगा, जो कि सेकेंड एंड सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में होगा। ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवरियोल्स कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। जो हर एक ओवरी होगा वो ग्रुप ऑफ क्या होगा, 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवरियोल्स का होगा, जो कि क्या करेगा, कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। जो ओवम डेवलप होने वाला है ना उसका चेन होगा उसके पास, मतलब बहुत सारा ओवम होगा, ऐसा चेन जैसा बन का होगा। ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू सिंगल मीडियन ओविडक्ट और आल्सो कॉल्ड वेजाइना। और यह जो सारे के सारे ओविडक्ट होंगे वह एक जगह आके कंबाइन कर जाएंगे और जिसे हम वेजाइना भी कहेंगे, which opens into the genital chamber। और अल्टीमेटली कहाँ पे ओपन होगा, जेनाइटल चैम्बर में। A pair of spermatheca is present in the sixth segment which opens into genital chamber। स्पर्माथेका जो है वो अल्टीमेटली कहाँ पे कंबाइन होगा, सिक्स्थ सेगमेंट में, और जो कि कहाँ पे ओपन होगा, जेनाइटल चैम्बर में। स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर्स, देयर फर्टिलाइज्ड एग्स आर इनकेस्ड इन कैप्सूल कॉल्ड ootheca। जो स्पर्म ट्रांसफर होगा स्पर्मेटोफोर के थ्रू, जब फर्टिलाइज हो जाएगा एग और उसको एक कैप्सूल में बंद कर दिया जाएगा जिसको बोलेंगे ootheca। ootheca इज अ डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल about 3 to 8 millimeter long। They are dropped or glued, they are dropped or glued they are dropped or glued to suitable surface, usually in a crack or crevices of high relative humidity near a food source। और कहीं पे छेद वगैरह होता है ना, कहीं पे जगह खाली रहता है, उसमें क्या कर दिया जाएगा, उस फर्टिलाइज एग को गिरा दिया जाएगा। ऑन एन एवरेज, अभी आपको डायग्राम से बता देता हूं। On an average, female produce 9 to 10 ootheca, each containing 14 to 16 eggs। ऑन एन एवरेज जो फीमेल है वो 9 to 10 ootheca प्रोड्यूस करेगी और हर ootheca में 14 to 16 एग रहेगा। द डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लानेटा अमेरिकाना इज पोरोमेटाबोलस, मींस उसका जो यंग स्टेज होगा वो अलग होगा, धीरे धीरे अपने बॉडी को चेंज करेगा अडल्ट के फॉर्म में। मीनिंग देयर इज डेवलपमेंट थ्रू निम्फियल स्टेज। निम्फियल स्टेज मींस उसका बेबी कॉकरोच जो होगा बिल्कुल अलग होगा कंपेयर टू द अडल्ट वन, और वह धीरे धीरे अपने बॉडी को चेंज करेगा, उसको बोलते हैं पोरोमेटाबोलस। द निम्फ लुक वेरी मच लाइक अडल्ट। द निम्फ ग्रोज बाय माउंटिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रीच द अडल्ट फॉर्म। और धीरे धीरे अपने बॉडी को चेंज करते जाएगा और फिर अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फियल स्टेज हैज विंग पैड्स बट ओनली अडल्ट कॉकरोचेज हैव विंग्स। जो नेक्स्ट टू लास्ट निम्फियल स्टेज जो होता है ना, मींस जो लास्ट सेकेंड लास्ट बोल सकते हो, सेकेंड लास्ट में वहां पे क्या होगा, विंग पैड्स होगा, बट सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अडल्ट कॉकरोच के पास ही विंग होगा। मींस नेक्स्ट टू लास्ट जो निम्फियल स्टेज होता है उसके पास विंग पैड तो आ जाता है, बट विंग सिर्फ किसके पास होगा, सिर्फ और सिर्फ अडल्ट कॉकरोचेस के पास। मेनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोचेस आर वाइल्ड एंड आर ऑफ नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। A few species thrive in and around human habitat। Okay, कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वगैरह ज्यादा अभी तक किसी के नहीं है। They are pests because of they destroy food and contaminate it with their smelly excreta। They can transmit a variety of bacterial disease contaminating food material। मीन्स यह किसके जैसा काम करता है, यह वेक्टर के जैसे भी काम करता है। मीन्स यह डिजीज को भी क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। इसके स्ट्रक्चर को जरा देखो कैसे कैसे। जो मेल का जो है ये आपको ये शिरोपेनिस जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। यह भी एक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है जिसे टिटिलेटर कहते हैं। ओके, यह कॉर्डल स्टाइल आपको बता दिया सिर्फ मेल में होगा, एनल सरसाइज दोनों में होगा, यह भी सेंसरी है। ये वेंट्रल फैलोमियर है जिसमें क्या होगा, वो स्पर्म वगैरह जो आएगा, ठीक है। राइट फैलोमियर एजिकुलेटरी डक्ट जिसके थ्रू स्पर्म बाहर निकलेगा। वास्ट डिफरेंस जो इसके थ्रू स्पर्म यहाँ से निकलते हुए यहाँ पे आएगा। सेमिनल वेसिकल जो कि क्या करेगा, ग्लैंड वगैरह जो वो जिसमें स्टोर होगा स्पर्म। और लॉन्ग ट्यूब्यूल अगर है, स्मॉल ट्यूब्यूल फैलिक ग्लैंड है, यह भी हार्मोनल सॉरी एक म्यूकस जैसा ये निकालता है। और यह जो क्या है, लेफ्ट और राइट उसका टेस्टिस है। फीमेल को आप देखोगे तो स्पर्माथेका है जहाँ पे स्पर्म क्या होगा, सॉरी स्पर्माथेका जहाँ पे वो उसका गैमेट स्टोर है। यह 2 ओवरी है उसका, यह ओवी डक्ट है उसका,
यह कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना बोलेंगे इसको, जहां से निकलेगा उसका। और ये कोलेट्रल ग्लैंड है, दो दो, एक और दो, ये दो दो कोलेट्रल ग्लैंड है जो कि मदद करेगा उसको। ये जेनाइटल चैम्बर है, जो वेस्टिब्यूल है, जेनाइटल चैम्बर से अल्टीमेटली क्या निकलेगा, इसका जो गैमेट निकलेगा, किसका, कॉकरोच का। और यहाँ पे आपका एक कॉकरोच डन होता है। सिर्फ और सिर्फ अब इस चैप्टर सिर्फ और सिर्फ अब इस चैप्टर का जो बचा हुआ है, एंड दैट इज द फ्रॉग। क्या बचा हुआ, ओनली एंड ओनली आपका फ्रॉग बचा हुआ। नेक्स्ट है फ्रॉग, आखिरी है। सिर्फ अर्थवर्म को छोड़ के हमने टिश्यू देख लिया, हमने कॉकरोच देख लिया, अब लास्ट इसका पार्ट है एक एनिमल का, सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग। Frogs can live both on land and in fresh water and belong to class Amphibia of phylum Chordata। यह जो फ्रॉग है यह फ्रेश वाटर और लैंड दोनों पे रह सकता है, और यह एम्फीबिया का मेंबर है और यह कोर्डेटा का भी मेंबर है। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज रैना टाइग्रीना। बहुत सारे स्पीसीज है फ्रॉग के, बट जो मोस्ट कॉमन है वह है रैना टाइग्रीना। एक और नाम है इसका हेप्लोबैट्रैकस, ठीक, टाइग्रीना देख लो। They do not have constant body temperature, that is their body temperature varies with the temperature of the environment। मीन्स यह पोइक्लोथर्मस एनिमल्स है। पोइक्लोथर्मस एनिमल्स ऐसे एनिमल होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के चेंज होते ही वो चेंज हो जाता है। सच एनिमल्स आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड और पोइक्लोथर्मस। वही बताया, कोल्ड ब्लडेड एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जो एनवायरनमेंट के साथ चेंज होने पे उसका भी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। You might have also noticed change in color of frogs while they are in grass and on dry land। जब वो ड्राई लैंड पे रहेगा तो उसका अलग रहेगा कलर, जब वो वाटर में रहेगा अलग रहेगा, जब वो ग्रास में छिपा रहेगा अलग रहेगा। They have the ability to change the color to hide them from their enemies and that is called the camouflage। Camouflage क्या होता है कि वह अपना कलर सराउंडिंग के कलर से मैच कर लेता है और जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, वो हाइड हो जाता है, ठीक। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। मीन्स वह ग्रास का मिमिक्री कर लेगा, किसी अदर चीज का मिमिक्री कर लेगा। यू मे ऑल्सो नो दैट द फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। जब ज्यादा ठंड होगी तब पर भी फ्रॉग आपको नहीं दिखेगा, जब बहुत गर्मी होता है तब पर भी फ्रॉग नहीं दिखेगा। वो जाते कहाँ पे, देखो कहाँ जाते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बोरोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। वह क्या कर लेता है, एक डॉर्मेंसी में चला जाता है, और समर में अगर वो डॉर्मेंसी जाएगा, दिस इज कॉल्ड द समर स्लीप, मींस एस्टिवेशन, एंड विंटर स्लीप हाइबरनेशन। अगर समर में स्लीप में जा रहा है डॉर्मेंसी में तो इसे एस्टिवेशन कहेंगे, और अगर विंटर में जाएगा तो क्या कहलाएगा, एस्टिवेशन, हाइबरनेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइबरनेशन, वह हाइबरनेशन कहलाएगा। नाउ इज अ मॉर्फोलॉजी। Have you ever touched the skin of frog? Yes, I have. The skin is smooth and slippery due to the presence of mucus। उसका जो स्किन होता है, ठीक है, उसका जो स्किन होता है वह कैसा होता है, म्यूकस होता है एंड स्लिपरी होता है। The skin is always maintained in a moist condition, और moist condition इसलिए होता है क्योंकि वह एयर से, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को वह एब्जॉर्ब कर सके। The color of dorsal side of body is generally olive green with dark irregular spots। ऑलिव ग्रीन होगा और कहीं कहीं पे उसके कैसे होंगे, डार्क इरेगुलर स्पॉट्स भी होते हैं। ऑन द वेंट्रल साइड मींस नीचे की तरफ की बात कर रहा है। द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। नीचे के साइड का पेल येलो कलर का होगा। फ्रॉग कभी भी वाटर नहीं लेता है डायरेक्ट, या क्या करता है, स्किन के थ्रू यह वाटर को एब्जॉर्ब करता है। बॉडी ऑफ ए फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। यहाँ पे पहले ये डायग्राम था, उसको हटा दिया गया, पता नहीं क्यों हटा दिया। यहाँ पे इसका हेड होगा, ट्रायंगुलर शेप हेड होगा, ट्रायंगुलर शेप हेड होगा, नहीं बनेगा, ट्रायंगुलर शेप हेड होगा, और बॉडी हेड में, फिर ट्रंक में इसका डिविजिबल होता है, दो पार्ट में डिविजिबल होता है। A neck and tail are absent। ना तो इसके पास नेक है और ना तो इसके पास टेल है। Above the mouth a pair of nostril is present। जस्ट उसके माउथ के ऊपर एक नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होगा। Eyes are bulged and covered by nictitating membrane that protect them while in water।
आई के ऊपर एक मेम्ब्रेन कवर हो जाता है जैसे ही पानी में जाता है, और उसके आई को क्या करता है, वो प्रोटेक्शन देता है। ऑन ईदर साइड ऑफ आई अ मेम्ब्रेनस टिम्पैनम रिसीव्स साउंड सिग्नल्स। दोनों साइड में उसका टिम्पैनम होगा जो कि क्या करेगा, साउंड के सिग्नल को एब्जॉर्व करेगा। द फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग, बोरोइंग। जो फोर लिंग है, आगे वाला और पीछे वाला, वो किस में मदद करेगा, स्विमिंग में, वॉकिंग में, लीपिंग में एंड बोरोइंग में। द हाइंड लिम्स एंड इन 5 digits एंड दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन फोर लिम्स दैट एंड इन 4 digits। जो हाइंड लिम है वो क्या, द हाइंड लिम इन 5 digit, 5 digit होगा। एंड जो पीछे का जो पैर है उसकी बात कर रहा है। द हाइंड लिम्स एंड 5 digits एंड दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन द फोर लिम्स। जो आगे का होगा वो उसमें आगे वाले का ओनली 4 digit होगा और हाइंड लिम में टोटल 5 digit होगा। फीट हैव वेव्ड डिजिट दैट हेल्प इन स्विमिंग। जो फीट होगा ना उसका वेव्ड होगा, मीन्स ऐसा ऐसा तो होगा ही और एक दूसरे से कनेक्टेड होगा ताकि वो क्या कर सके, स्विमिंग कर सकते हैं आसानी से। फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मीन्स क्या है, मेल अलग होगा और फीमेल अलग। मेल फ्रॉग्स कैन डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक and also the copulatory pad on the first digit of the forelimbs which are absent in the female frogs। जो मेल फ्रॉग है उसके पास क्या होगा, वोकल सैक होगा, वो बोलते रहता है ना, तो इतना बड़ा सैक बनता है, बंद होता है, सैक बनता है, बंद होता है, तो उससे पता लग सकता है कि ये मेल है कि फीमेल है। और साथ साथ उसका जो फर्स्ट डिजिट होगा वो लेग वाला, उसके ऊपर भी एक कॉपुलेटरी पैड होता है जो कि फीमेल में एब्सेंट होता है, उससे भी हमें पता चल सकता है कि यह मेल फ्रॉग है या यह फीमेल फ्रॉग है। Now let's see the anatomy. The body cavity of frogs accommodate different organ systems such as digestive system होगा, circulatory होगा, respiratory होगा, nervous, excretory and reproductive system with well developed structures and functions। सारे के सारे जो सिस्टम है इसके पास प्रेजेंट है। The digestive system consists of alimentary canal and digestive glands। जो alimentary canal होगा और जो digestive gland उसमें जो अपना एंजाइम वगैरह रिलीज करेगा। The alimentary canal is short because frogs are carnivores and hence length of intestine is reduced। कार्निवोर्स होते हैं जिसकी वजह से इसका जो डाइजेस्टिव जो होता है कनाल, जो एलिमेंट्री कनाल बहुत बड़ा नहीं होता है, और वो कैसा होता है, लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इसका रिड्यूस्ड रहता है लेंथ ऑफ द रिड्यूस्ड रहता है। The mouth opens into the buccal cavity। जो माउथ है वो बकल कैविटी में ओपन होगा, आगे ना के इसका देख लेंगे डायग्राम, पहले इसको देख लेते हैं। That leads to the esophagus। That leads to the esophagus। वो बकल कैविटी में जाकर इसोफेगस में थ्रू फेरिंक्स, मींस माउथ पहले फेरिंक्स में ओपन होगा, इस फेरिंक्स से ओपन होने के बाद इसोफेगस में जाएगा। Esophagus is a short tube that opens into the stomach which in turn continues as the intestine, rectum and finally opens outside to the cloaca। इसोफेगस जो होगा शॉर्ट होगा और वह ओपन होगा स्टमक में और उसके बाद इंटेस्टाइन में और उसके बाद फाइनली रेक्टम में होगा ओपन। और रेक्टम एक कॉमन चेंबर होता है जिसे हम क्लोएका कहते हैं, जिसमें सारा का सारा इसका जो ओपनिंग होगा यहाँ तक कि डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव सब यूनिट जाके क्लोएका में ओपन होगा। लीवर सीक्रेट्स बाइल दैट इज स्टोर्ड इन द गैल ब्लैडर। जो लीवर है वह बाइल सीक्रेट करेगा और गैल ब्लैडर में जाके वह स्टोर होगा। Pancreas, a digestive gland, produce pancreatic juice containing digestive enzyme। जो पेनक्रियाज है जो कि क्या करेगा, वो डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा और वह क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह भी अपने पास रखता है जो कि क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइलोब्ड टंग। बड़ा सा टंग होता है और एक ऐसे मोड़ लेता है, जब भी ऐसे करेगा ना ऐसे वापस मोड़ लेगा। डाइजेशन ऑफ food take place by the action of HCl and gastric juice secreted from the walls of the stomach। जो इसके फूड होगा ना वो कैसे होगा, HCl होगा उसके इंटेस्टाइन में और गैस्ट्रिक जूस वगैरह होगा और वो उसके थ्रू डाइजेशन करेगा। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड काइम। हमारे में भी जो हम जो पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं उसे काइम कहते हैं। इज पास फ्रॉम स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, द ड्यूडेनम। जो पार्शियली डाइजेस्ट फूड है वह काइम स्टमक से पहला पार्ट जो इंटेस्टाइन का वहां पे जाएगा एंड दैट इज द ड्यूडेनम में। द ड्यूडेनम रिसीव्स बाइल फ्रॉम गैल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। जो ड्यूडेनम है वो गैल ब्लैडर के थ्रू बाइल रिसीव करेगा और पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज के थ्रू, और वह कहां से सारा का सारा कहां से आएगा,
कॉमन बाइल डक्ट से। बाइल इमल्सिफाइज फैट एंड पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। इमल्सिफिकेशन, जैसे फैट है ना, छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ के ऐसे ऐसे घेर लेता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। बाइल का काम ही होता है इमल्सिफिकेशन करना। फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन। कहाँ पे होगा फाइनल डाइजेशन? इंटेस्टाइन में। Digested food is absorbed by the numerous finger-like fold in the inner wall of the intestine called villi and microvilli. जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो अब्जॉर्ब कहाँ से होगा? जो छोटा छोटा विलाई और माइक्रोविलाई होता है ना, उसके थ्रू यह अब्जॉर्ब होगा। द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू द रेक्टम एंड पासेस आउट थ्रू द क्लोएका। और जितने भी जो उसका वेस्ट होगा, जो उसके काम का नहीं होगा, वो अल्टीमेटली कहाँ से पास कर जाएगा? वह पास कर जाएगा क्लोएका के थ्रू। Frogs respire on land and in water by two different methods. In water, skin acts as the aquatic respiratory organ, cutaneous respiration बोलते हैं। मीन्स फ्रॉग जो है लैंड और वाटर पे दो डिफरेंट मेथड से रिस्पायर करेगा, एक स्किन से और एक लंग से। और जो लंग्स स्किन से करता है उसे क्यूटेनियस, क्यूटेनियस मीन्स स्किन की बात कर रहा है, क्यूटेनियस रिस्पिरेशन करता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। जो ऑक्सीजन, जो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा ना, वह क्या होगा? वह वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा वह क्या होगा? स्किन के थ्रू वह उसके बॉडी में चला जाएगा। ऑन लैंड द बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स एक्ट एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जो बकल कैविटी है, जो उसका स्किन है, स्किन के थ्रू भी वो कर लेता है, और लंग है वह उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन के जैसे काम करता है। द रेस्पिरेशन बाय लंग इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग के थ्रू जो रेस्पिरेशन करेगा ना, उसी को हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। द लंग्स आर पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक एंड कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन एंड दैट इज द थोरैक्स। जो लंग होगा उसका कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इलोंगेटेड होता है, पिंक कलर का होता है, और अपर पार्ट ऑफ ट्रंक मींस बॉडी के ऊपर पार्ट में रहेगा, और उसे हम क्या कहते हैं? लंग। एयर इंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल इनटू द बकल कैविटी एंड देन टू लंग। सबसे पहले नॉस्ट्रिल में जाएगा, तब बकल कैविटी में, और तब लंग में हो जाएगा कौन सा? एयर। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्किन। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में, समर स्लीप और विंटर स्लीप में जो गैसेस एक्सचेंज होगा किसके थ्रू होगा? स्किन के थ्रू होगा। द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज्ड टाइप। कैसा होता है? वो पाइप के थ्रू उसका ब्लड जो फ्लो करेगा वो पाइप के थ्रू फ्लो करेगा, और वेल डेवलप्ड होता है, क्लोज टाइप होता है, इसलिए उसको पाइप के थ्रू फ्लो करेगा, इसलिए उसको क्लोज टाइप बोलते हैं। फ्रॉग्स हैव ए लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो, मींस उसके इम्यूनिटी में भी मदद करेगा किसको? फ्रॉग को। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसमें क्या क्या होगा? उसका हार्ट होगा, ब्लड वेसल्स होगा, और ऑब्वियसली जो फ्लो करेगा वह ब्लड होगा। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ lymph channels and lymph nodes। लिम्फेटिक सिस्टम जो कि उसके इम्यूनिटी में काम आएगा वह कौन सा होगा? लिम्फ फ्लूइड होगा, लिम्फ चैनल होगा, और लिम्फ नोड। लिम्फ नोड जहां पे उसके जो इम्यून सेल्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं, उसको बोलते हैं लिम्फ नोड्स। हार्ट इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। हार्ट कैसा होगा? उसका मस्कुलर स्ट्रक्चर होगा जो कि बॉडी के अपर पार्ट कैविटी में सिचुएटेड होगा, और इसका बॉडी हार्ट कैसा होता है? 3 चैम्बर होता है, 3 चैम्बर होता है, सॉरी 3 चैम्बर होता है, मीन्स 2 एट्रिया होगा और एक ही वेंट्रिकल होगा, 2 एट्रिया होगा और एक ही वेंट्रिकल होगा, इसलिए इसको 3 चैम्बर बोलते हैं। इट हैज 3 चैम्बर्स, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल एंड इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। जो हार्ट को कवर करने वाला मेम्ब्रेन होगा ना, उसे पेरिकार्डियम कहेंगे। A triangular structure called sinus venesus join the right atrium। एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है साइनस वेनिसस, वो किसको ज्वाइन करेगा? राइट एट्रियम। इसकी बात कर रहा है, ठीक है, ट्रायंगुलर इसकी बात कर रहा है। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है और राइट एट्रियम मींस राइट एट्रियम यहाँ है ना, तो ट्रायंगुलर यहाँ पे राइट एट्रियम। It receives blood through the major veins called vena cava। यह क्या करता है? साइनस वेनेसस यह मेजर कावा से बॉडी से पूरा ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। द वेंट्रिकल ओपन इनटू सैक लाइक कोनस आर्टेरियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल तो एक ही है ना, और ये वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है कोनस आर्टेरियोसस, उसमें ओपन होता है। The blood from heart is carried to all parts of the body by the arteries, और उसे हम आर्टेरियल सिस्टम भी कहते हैं।
मीन्स डीऑक्सीजनेटेड, सॉरी मिक्स ब्लड जाएगा, में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों होता है, मिक्स ब्लड रहता है। द वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट एंड फॉर्म द वेनस सिस्टम। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वह वेनस सिस्टम बनाएगा। वेनस सिस्टम स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन as well as the kidney and lower parts of the body are present in the frog। अलग अलग कनेक्शन सिस्टम जो बनेगा लीवर और इंटेस्टाइन में, और उसे पोर्टल सिस्टम भी बोलते हैं, as well as kidney and lower parts of the blood, the former is called hepatic portal system। मीन्स लीवर के साथ बनाएगा तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और अगर वह क्या बनाएगा इसके साथ किडनी के साथ, तो उसे हम बोलेंगे रेनल पोर्टल सिस्टम। द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। उसके लिक्विड पार्ट ब्लड का क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे, और जो उसका सेल होगा उसे क्या कहेंगे, वो लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा। द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स, मींस उसके ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होगा उसको प्लाज्मा कहेंगे, उसमें जो सेल होगा तो होगा ही आरबीसी होगा। द ब्लड सेल्स आर आरबीसी रेड ब्लड सेल, और उसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, और उसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, एंड प्लेटलेट्स जो छोटा छोटा ग्रेनुअल जैसा स्ट्रक्चर होता है। आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड एंड कंटेन रेड कलर पिगमेंट। हमारा जो आरबीसी होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, हमारा आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, बट जो फ्रॉग का आरबीसी होता है वो कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड होता है, नेमली हीमोग्लोबिन पिगमेंट, जो कलर पिगमेंट होता है प्रेजेंट उसको क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड। जो लिम्फ है वो ब्लड से ऑब्वियसली कैसा होगा, डिफरेंट होगा। इट लैक्स फ्यू प्रोटीन एंड आरबीसी। प्रोटीन्स और आरबीसी उसमें क्या होगा, नहीं होगा। द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स गैसेस एंड वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइट्स ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। जो ब्लड है वो न्यूट्रिशन को लेकर जाएगा, गैस को लेकर जाएगा और वाटर को लेकर जाएगा अलग अलग बॉडी के पार्ट में। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर हार्ट। जो उसका हार्ट है वो क्या कर रहा होता है, पंप कर रहा होता है, और उसके थ्रू क्या होता है, सर्कुलेशन अचीव किया जाएगा। The elimination of nitrogenous waste is carried out by a well-developed excretory system। जो excretory system है वह well developed excretory system होता है। कौन सा, देखो, the excretory system consists of pair of kidney होगा, उसमें यूरेटर होगा उसका दो, फिर कॉमन ओपनिंग होगा कुलाई का, एंड यूरिनरी ब्लैडर जहां पे आके यूरिन स्टोर रहेगा। These are compact and dark red and bean-like structures situated little posteriorly in the body cavity on both sides of the vertebral column। किडनी की बात कर रहा है कि कॉम्पैक्ट होगा, डार्क रेड होगा, बीन लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, और पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी में सिचुएटेड होगा। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, और उसी को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। मींस हर एक किडनी जो है वह एक यूनिट से मिलकर बना है, उसको हम बोलते हैं यूरेनिफेरस ट्यूब्यूल, या उसी को नेफ्रॉन कहते हैं। टू यूरेटर्स इमर्ज फ्रॉम द किडनीज इन द मेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग में दो यूरेटर्स जो होगा वो निकलेगा। द यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट व्हिच ओपन्स इनटू द क्लोएका, और अल्टीमेटली वह यूरेटर क्या होगा, क्लोएका में जाके ओपन होगा। द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम व्हिच आल्सो ओपन इनटू द क्लोएका। जो द थिन वॉल यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे क्या, जो थिन वॉल यूरिनरी ब्लैडर है कहां पे होगा, वेंट्रल, रेक्टम के साइड, वेंट्रल मतलब इधर की तरफ होगा, व्हिच वो भी जाके कहां पे ओपन होगा, क्लोएका में ही। द फ्रॉग एक्सक्रीट्स यूरिया एंड द इट इज कॉल्ड यूरियोटेलिक। हम लोग भी क्या है, यूरियोटेलिक ही है, फ्रॉग भी क्या है, यूरियोटेलिक ही है। एक्सक्रीटरी वेस्ट्स आर carried by blood into kidney where it is separated and excreted। जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो कहां से, ब्लड से निकाला जाएगा और किडनी के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, उसको सिक्रीट कर दिया जाएगा और रिलीज कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। The system for control and coordination is highly evolved in the frog। It includes both neural system and endocrine gland। जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए इसका नर्वस सिस्टम तो डेवलप होता ही है, साथ साथ इसका एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड भी डेवलप होगा। द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बॉडी इज अचीव्ड बाय हार्मोन्स व्हिच आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है मींस वो बहुत सारा हार्मोन रिलीज करेगा और बहुत सारे ऑर्गन को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा उस हार्मोन के थ्रू। द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन फ्रॉग आर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ह्यूमन में भी होता है, थायराइड ग्लैंड ह्यूमन में भी होता है, पैराथायराइड सब देखेंगे आगे ह्यूमन के लिए,
थाइमस, पिनियल बॉडी एंड पेनक्रियाटिक आइसोलेट, एड्रिनल एंड गोनाड्स, सब ह्यूमन में भी होता है। तो आप जब फ्रॉग को पढ़ रहे होते हो तो आप ह्यूमन का एनालोगस एग्जांपल ले भी सकते हो ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होगा, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व्स होगा, एंड एन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जैसे क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, मीन्स वो हमारे कंट्रोल या फ्रॉग के कंट्रोल में नहीं होता है। देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स राइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, जो ब्रेन है वो नर्व निकालेगा और नर्व जो होगा पूरे बॉडी में फैलेगा, और टोटल कितने होंगे, 10 पेयर्स होंगे। ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन ए बोनिक स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स, या उसे क्रैनियम कहते हैं। हमारा भी क्या है, क्रैनियम। तो आप ह्यूमन के एनालॉजी से इसको समझ सकते हो। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 ब्रेन पहला वाला, फिर मिड ब्रेन और देन हाइंड ब्रेन। 4 ब्रेन इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी लोब्स, ऑल्फैक्टरी जो सूंघने में मदद करेगा, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट जो ब्रेन का पार्ट होगा उसको सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहेंगे, एंड अनपेयर्ड डायनसेफ्लॉन, जो कि ब्रेन का नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे डायनसेफ्लॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, डायनसेफ्लॉन। द मिड ब्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स, जो मिड ब्रेन है वो क्या है, ऑप्टिक लोब्स होगा, उसमें मींस वो देखने में मदद करेगा वो मिड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ सेरेबलम एंड मेडुला ऑब्लंगाटा, हाइंड ब्रेन। चिल्ला रहा है कुछ, ठीक है बोल दे। दी मेडुला, चलो इसको देखते। दी मेडुला ऑब्लंगाटा passes out through the foramen magnum and continues into spinal cord। जो एक छेद होता है ना, जो स्पाइनल ब्रेन का पार्ट और फिर जो स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा वो एक छेद से जाएगा, उसी को बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, और ये कंटिन्यू करेगा कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में, which is enclosed in the vertebral column, और वह कहाँ पे रहेगा, वो वर्टिब्रल कॉलम में। आप ह्यूमन के एग्जांपल से इस एनालॉगस से समझ सकते हैं, इसको आसान होगा आपको फ्रॉग को समझने में। फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स, नेमली ऑर्गन्स ऑफ टच, जिसको टच कर सकता है जैसे कि पैपिले है, टेस्ट बर्ड्स होगा, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम का काम करेगा, विजन के लिए आई होगा, और हियरिंग के लिए टिम्पैनम होता है आई के जस्ट नीचे, इंटरनल ईयर। आउट ऑफ दीज आईज एंड इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स एंड रेस्ट आर सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड द नर्व एंड। जो आई है, ईयर है तो डेवलप्ड है, बाकी सारा जो है बस नर्व सेल जहां जहां है ना वहां पे कुछ कुछ सेल है जो कि नर्व सेल को मैसेज देते रहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आईज इन फ्रॉग आर पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द ऑर्बिट इन द स्कल। जिस कैविटी में आई होगा ना उसे बोलते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं, ऑर्बिट। दीज आर सिंपल आईज पोसेसिंग ओनली 1 यूनिट, क्योंकि हम इसका सिंपल आई है और जो कॉकरोच था उसका कंपाउंड आई था। External ear is absent in frog and only tympanum can be seen in the external ear। External ear जो होगा इसमें absent होगा, ठीक है, और सिर्फ tympanum नजर आएगा, वो कहाँ पे, tympanum नजर आएगा, can be seen in the externally। The ear is an organ of hearing as well as balancing organ। जो स्टेटोसिस्ट ऑर्गन का काम करता है कौन, ईयर। हमारे भाई जो ईयर है वो सुनने और हमें बैलेंस करने में मदद करता है कौन, ईयर। Frogs have well organized male and female reproductive system। मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ एलोइस ओवाइड टेस्टिस होता है जो कि किडनी के पास होगा, ओके, टेस्टिस होता है, देख लेंगे इसको अभी वापस। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ एलोइस ओवाइड टेस्टिस व्हिच आर फाउंड अधेयर टू द अपर पार्ट ऑफ किडनीज बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेजोरकियम। जो टेस्टिस ऊपर में है दिया हुआ है तो फीमेल का है, जो मेजोरकियम, जो मेल का जो टेस्टिस होता है ना किडनी के साथ अटैच रहता है और जो उसको कवर करता है ना उसे बोलते हैं पेरिटोनियम, या उसी को बोलते हैं फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, उसी को बोलते हैं मेजोरकियम, जो उसको कवर करके रखे रहेगा। वासा एफरेंसिया 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 to 12 इन नंबर दैट अराइज फ्रॉम टेस्टिस। और वो जो डक्ट है वो डक्ट अराइज होगा टेस्टिस से, जिसके थ्रू स्पर्म निकालेगा। They enter the kidney on their side and open into the Bidder's canal। वह किडनी they enter the kidney, किडनी के थ्रू एंटर करेगा कहाँ पे, into Bidder's canal।
and finally it communicates with the urinogenital duct and comes out of the kidney and opens into the cloaca. Ultimately सबको कहाँ पे open होना है? Cloaca में open होना है. So जो they enter the kidney on their either side, किडनी के थ्रू होते हुए आएगा और एक कैनाल है जिसका नाम है बीडर कैनाल, और फाइनली क्या होगा, यूरोजेनिटल डक्ट से कनेक्ट करेगा और आउट ऑफ द किडनी और ओपन होगा कहाँ पे, क्लोएका में. ऊपर अभी दिखाता हूँ. द क्लोएका इज ए स्मॉल मीडियम चेम्बर दैट इज यूज्ड टू पास फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म टू द एक्सटीरियर. जो क्लोएका होगा स्मॉल होगा, मीडियम चेम्बर होगा और सारे फीकल मैटर, हार्मोन, जितना भी चीज रिलीज करना है ये जो क्लोएका है इसी के थ्रू ये क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा, दोनों मेल और फीमेल दोनों में. इसका डायग्राम से देख लो जरा, देखो क्या है. इसका ये दोनों टेस्टिस है जो कि क्या है, किडनी के साथ अटैच्ड है, और यह जो कवरिंग करेगा उसको मेजोर्कियम कहेंगे. तो उसको क्या कहेंगे, मेजोर्कियम कहेंगे. और ये किडनी के थ्रू क्लोएका में आएगा और जो डक्ट होगा उसे हम बीडर्स कैनाल कहेंगे. कहाँ में, बीडर्स कैनाल कहेंगे. बस क्या कहेंगे, बीडर्स कैनाल कहेंगे. अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. कह रहा है द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज. क्या होगा, इसके पास पेयर ऑफ ओवरीज होगा. अभी आप देखोगे पेयर ऑफ ओवरीज है. द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनीज. जो ओवरीज है वो सिचुएटेड है कहाँ पे, किडनी में, और कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं, बस उसके पास में है. ओवरी जो है वह किडनी के पास में है, कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है. अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम द ओवरीज ओपन इनटू द क्लोएका. जो ओविडक्ट है अल्टीमेटली फिर यह भी कहाँ पे आके ओपन होगा, क्लोएका में. आपको फ्रॉग में आपको दिख जाएगा कि कुछ भी ओपन करो सब के सब क्या होगा, क्लोएका में आके ओपन होगा. कहाँ पे होगा, क्लोएका में आके ओपन होगा. ओपन क्लोएका सेपरेटली. A mature female can lay 2500 to 3000 ova at a time. एक मैच्योर फीमेल जो है 2500 to 3000 ova एक समय में दे सकती है. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड टेक्स प्लेस इन द वाटर. और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, मेल अपना स्पर्म रिलीज कर देगा, फीमेल अपना गैमेट, और दोनों का क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ए लार्वल स्टेज. उसके लार्वा को क्या कहते हैं, टैडपोल कहते हैं. क्या कहते हैं, टैडपोल कहते हैं. टैडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म एडल्ट. बाद में यह टैडपोल अपने आप बॉडी को चेंज करता है और फिर अडल्ट में कन्वर्ट होता है. फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप. यह क्या करता है, इंसेक्ट सबको खा खा के क्या करता है, उसके पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है. फ्रॉग्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दीज सर्व एज एन इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम. यह इकोसिस्टम में अपना एक इंपॉर्टेंस रोल रखता है. इन सम कंट्रीज द मस्कुलर लेग ऑफ फ्रॉग्स आर यूज्ड एज फूड बाय मैन. और कुछ कुछ कंट्री में जो फ्रॉग है वह उसका जो मस्कुलर फूड होता है उसको खाया भी जाता है. यहाँ पर मैंने आपका 7th चैप्टर जो है दैट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है. इसमें कुछ जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, जो टिश्यू है और जो कॉकरोच है, वह आपके न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया गया हुआ है, क्योंकि नीट में यह पूछेगा और नीट के सिलेबस में है. इसलिए इस पीडीएफ, यह जो आपको एनसीईआरटी मैंने पढ़ाया यह ओल्ड एनसीईआरटी का पार्ट था, ओल्ड एनसीईआरटी से मैंने आपको पढ़ाया. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.